ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन की। तो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन क्यों स्टार्ट हुआ, क्या इसके फीचर्स होते हैं, क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं, और पार्टनरशिप बनाने के लिए आपको किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, क्या क्या लीगल बातें होती हैं और क्या क्या लीगल बातें होती हैं। तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं पार्टनरशिप के बारे में कि पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। देखिए, जब भी कोई बिज़नेस की जब लिमिटेशंस आ जाती हैं, जब हम कोई बिज़नेस करते हैं और उसकी जब लिमिटेशंस आती हैं, तो उन लिमिटेशंस की वजह से ही उसको दूर करने के लिए एक नया टाइप ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और जो नया बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का जो जन्म होता है वो पुराने बिज़नेस की लिमिटेशंस की वजह से ही स्टार्ट होता है। जो पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोगों का होना ज़रूरी है। और ये 2 लोग क्यों होते हैं? क्योंकि जो सोल ट्रेडर होता है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, उसमें केवल एक ही व्यक्ति होता था, तो वो अकेला ही बिज़नेस कर रहा होता है और वो अकेला ही सब कुछ मैनेज कर रहा होता है। तो वो अकेला ही कैपिटल इन्वेस्ट करता है, अकेला ही सारी कंट्रोलिंग करता है, अकेला ही सारा मैनेजमेंट करता है। तो उसकी लिमिटेशंस हैं कि वो एक लिमिट से ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। उसको लोन भी, अगर वो एक्सटर्नल तरीके से अगर लोन लेता है तो बस एक लिमिट तक ही लोन ले पाता है, इससे ज़्यादा वो लोन भी नहीं ले पाएगा। और उसकी जो अपनी खुद की कैपिटल होती है वो भी बस एक लिमिट तक ही होती है। तो इसी वजह से बिज़नेस को केवल कुछ लिमिट तक ही बढ़ाया जा सकता है, उससे ज़्यादा बढ़ाया भी नहीं जा सकता। और बिज़नेस में उसकी अपनी लिमिटेड मैनेजर स्किल्स की वजह से, उसकी लिमिटेड मैनेजर स्किल्स होती हैं और उसका सब कुछ जो दायरा है बहुत लिमिटेड हो जाता है। और लिमिटेशंस की वजह से ही उसको ज़रूरत पड़ती है बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए। और बिज़नेस को एक्सपेंड वो अकेला नहीं कर पाएगा, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने साथ किसी पार्टनर को लेके आए और जो उसका साथ दे और उसके सभी बिज़नेस में और सभी मैनेजमेंट में और उसके कैपिटल इन्वेस्टिंग में उसका साथ में सहयोग करे। तो जब वो सहयोग की भावना आ जाती है, जब वो सहयोग वाली बात आ जाती है, तब उस केस में पार्टनरशिप की ज़रूरत पड़ती है। तब उस केस में जो सोल ट्रेडर होगा वो अपने साथ एक पार्टनर, एक दूसरा व्यक्ति लेके आता है जो उसके साथ ही कैपिटल इन्वेस्ट करता है और उसके साथ साथ बिजनेस के सभी रिस्क, सभी लॉसेस वगैरह को सबको शेयर करता है। क्योंकि अब 2 व्यक्ति आ गए हैं। जैसे मान लीजिए पहला व्यक्ति था तो वो केवल अपने लिमिट के हिसाब से जितनी कैपिटल वो इन्वेस्ट कर सकता था, मान लीजिए 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता था। और लोन भी जो है वो अपने एसेट्स के हिसाब से अगर 8 लाख तक का या 10 लाख तक का लोन ले सकता था, तो अब दूसरे व्यक्ति के आने से वो उसकी लिमिट्स इंक्रीज़ हो जाएंगी। अब दूसरे व्यक्ति के आने से वो अपनी कैपिटल भी बढ़ा सकता है। अपनी कैपिटल को वो दूसरा व्यक्ति भी जा रहा है वो 10 लाख 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता है और साथ ही साथ अपने बिहाफ पे वो बैंक से 10 लाख या 15 लाख रुपए तक का लोन भी ले सकता है। तो इस तरीके से बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टिंग बढ़ जाती है, बिजनेस का स्केल बढ़ जाएगा, बिजनेस का स्कोप एक्सपेंड हो जाएगा। तो क्या चीज़ थी, लिमिटेशंस थी सोल ट्रेडर की, और सोल ट्रेडर की लिमिटेशंस की वजह से पार्टनरशिप का जन्म होता है, जिस वजह से बिजनेस का स्केल बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं अब इसकी मीनिंग क्या है पार्टनरशिप की। तो पार्टनरशिप का जो मीनिंग है, ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपनी मर्ज़ी से, यानी कि वॉलंटरी अपनी मर्ज़ी से किसी लीगल बिजनेस को चलाने के लिए सहमत होते हैं और आपस में सभी लोग कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और प्रबंधकीय जो भी योग्यता है, जो उनकी मैनेजर स्किल्स हैं, उस मैनेजर स्किल्स को वो आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं और साथ में जो प्रॉफिट लॉस होता है बिज़नेस में उसको भी वो आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि बिज़नेस में अगर प्रॉफिट होगा तब भी वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और बिज़नेस में अगर लॉस होगा तब भी वो उस लॉस को वो आपस में ही जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी कि कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि इससे प्रॉफिट ही लेगा, लॉस प्रॉफिट दोनों का ही जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं दोनों की। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांटते हैं तो साथ ही साथ उनको प्रॉफिट लॉस भी बांटना पड़ता है। तो जो है समझ में आया आपको कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब किसी कंबाइंड रूप से अपनी मर्ज़ी से किसी बिज़नेस को चलाने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर लेने के लिए, जब कोई रिटर्न में या फिर ओरली जब कोई समझौता कर लेते हैं, जब कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो उस समय पार्टनरशिप का निर्माण हो जाता है। इसको हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार भी बता सकते हैं। तो इसका जो मीनिंग है वो ये है कि पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है, जिसका मतलब है कि पार्टनरशिप उन व्यक्तियों के मध्य एक संबंध है जिन्होंने ऐसे बिजनेस के लिए प्रॉफिट को परस्पर बांटने का समझौता किया है जिससे वे
सब चला रहे हैं या उन सबकी ओर से कोई चला रहा है। ठीक है, यानी कि बिज़नेस ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग मिलकर चलाएं। हो सकता है कि उसमें मेन एक ही व्यक्ति हो या दो ही व्यक्ति हों, वो बिज़नेस को चला रहे हों, लेकिन उसमें 5 जने हों, बाकी 3 जने साइलेंट हैं लेकिन फिर भी वो पार्टनर हैं। यानी कि सब लोग मिल के, यही माना जाएगा कि सब लोग मिल के काम कर रहे हैं उसमें। ठीक है, तो ये होगी आपकी पार्टनरशिप। अब आइए इसमें ऐसी करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि पार्टनरशिप होने के लिए किन किन बातों का होना ज़रूरी है। तो करैक्टरिस्टिक्स देखिए क्या है कि सबसे पहली बात कि मोर देन 1 पर्सन होने चाहिए। कोई भी पार्टनरशिप सिंगल व्यक्ति का नहीं होता, यानी कि अकेला व्यक्ति पार्टनरशिप कभी नहीं कर सकता। अकेला व्यक्ति तो सोल ट्रेडर होता है, सोल प्रोप्राइटर होता है। तो पार्टनरशिप होने के लिए उसको कम से कम 2 व्यक्तियों का होना ज़रूरी है। और नॉर्मली जो नॉर्मल बिजनेस होते हैं उसमें 10 लोग होते हैं, 20 लोग होते हैं, लेकिन अब जो कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट के हिसाब से अब इसको बढ़ा के 100 लोगों तक कर दिया गया है, यानी कि 100 तक पार्टनर हो सकते हैं। लेकिन बैंकिंग बिजनेस में इस समय केवल 10 लोग ही हैं। अगर आप कोई बैंक खोलना चाहते हैं पार्टनरशिप में, तो आप केवल 10 लोग ही पार्टनर्स बन सकते हैं, इससे ज़्यादा पार्टनर्स नहीं बन सकते। लेकिन ये है कि अदर बिजनेस में वैसे तो 20 है, 20 से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन कंपनी एक्ट की तरफ से अब ये घोषित हो गया है कि वो 100 तक पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर 100 से ज़्यादा पार्टनर्स होंगे तो बिज़नेस इलीगल क्रिएट हो जाएगा। और बैंकिंग में भी अगर 10 से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर वो भी जो है वो इलीगल क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो है पार्टनरशिप की सबसे ज़रूरी बात है। और ये पार्टनरशिप की स्टैच्यूटरी फीचर्स के अंतर्गत भी आता है कि बिज़नेस में हमें इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। और फिर दूसरी बात है एग्जिस्टेंस ऑफ बिज़नेस। देखिए, बिज़नेस का होना ज़रूरी है। अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, जिन भी लोगों के बीच में पार्टनरशिप हो रही है, 2 लोग 3 लोग जो भी हैं, तो उनके बीच में बिज़नेस होना ज़रूरी है। आप पार्टनरशिप किसी चैरिटेबल फंक्शन के लिए कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई जो है कोई मंदिर खोल लिया और मंदिर में जो है लोगों को दर्शन करवा रहे हैं और पुण्य लाभ कमा रहे हैं, तो ये चीज़ कोई पार्टनरशिप नहीं होती। पार्टनरशिप में कोई इलीगल एक्टिविटीज़ में नहीं आ सकती। मान लीजिए आपने 3 लोगों के संग मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम जो है बैंक लूटेंगे, डकैती डालेंगे, या फिर इस पर्सन के हाथ पैर तोड़ देंगे, उसकी किडनैपिंग करेंगे और पैसा ले लेंगे और आपस में शेयर कर लेंगे, या फिर जो है इसका मर्डर कर देंगे इस पर्सन का, और जो है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये चीज़ पार्टनरशिप नहीं होती, क्योंकि ये जो कोर्ट है, जो इंडियन हमारी जो गवर्नमेंट है, ये इसको पार्टनरशिप नहीं मानती है, इसको लीगल बिजनेस माना जाता है। इसीलिए इसको जो है पार्टनरशिप में नहीं आता। क्योंकि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, ये पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत आया करता था, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत बड़ा हो जाने के कारण पार्टनरशिप को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटा दिया गया है। क्योंकि पार्टनरशिप करना भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसीलिए किसी प्रकार का इलीगल बिजनेस पार्टनरशिप में नहीं आता है। पार्टनरशिप में केवल लीगल बिजनेस आते हैं जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए। आप पार्टनरशिप किसी वेलफेयर पर्पज़ के लिए नहीं कर सकते। आप मान लीजिए आप लोगों को खाना खिला रहे हैं, ठीक है, पानी पिला रहे हैं, दर्शन करवाने ले जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई बिज़नेस नहीं हो रहा, इसमें तो आपको लॉस ही हो सकता है। पार्टनरशिप में बिज़नेस में प्रॉफिट होना ज़रूरी है। जब तक आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा तब तक पार्टनरशिप नहीं मानी जाती। इसलिए पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस तभी होगा जब उसमें प्रॉफिट होगा, बिज़नेस लीगल होना चाहिए, और साथ ही साथ कोई वेलफेयर पर्पस नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ उसमें कोई इलीगल, यानी कि किसी को मारने पीटने वाले और इन सब चीज़ों को डकैती डालने वाली सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पार्टनरशिप पूरी तरह से लीगली होना चाहिए, तभी वो पार्टनरशिप मानी जाएगी, नहीं तो पार्टनरशिप वो नहीं है। अब तीसरी बात, इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप्स होते हैं। पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में आपस में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए? पार्टनर्स जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो बिज़नेस करने का वो लोग वादा करते हैं, क्योंकि पार्टनर्स बिज़नेस करने से पहले अपना एक एग्रीमेंट बनाते हैं। वो एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरली भी हो सकता है, जिसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ये पार्टनरशिप डीड क्या होता है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी फ़िलहाल कॉन्ट्रैक्चुअल की बात करते हैं। तो देखिए, पार्टनरशिप बिज़नेस में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार ही है कि लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से बिज़नेस करने के लिए, तो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए 3 लोग हैं और 3 लोग बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसमें उनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। वो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम बिज़नेस इस तरीके से करेंगे, हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस तरीके से पूरा करेंगे, हमारी राइट्स ये होंगी, हम इसमें इतना प्रॉफिट अगर होगा तो हम इस रेशोस में शेयर करेंगे, और अगर हमें लॉस होगा तो हम इस रेशो में शेयर करेंगे।
और हमें ये राइट्स होंगे, हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारी सैलरी ये होगी, हमारा कमीशन ये होगा। तो ये सब कुछ वो आपस में तय कर लेते हैं। तो तभी ये सब चीज़ें जब होंगी फुलफ़िल, तभी वो पार्टनरशिप मानी जाएगी, नहीं तो वो पार्टनर्स नहीं हैं। और कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है। कभी कभार कुछ लोग पार्टनरशिप में नहीं आ सकते। ऐसे कौन हो सकते हैं? जैसे माइनर्स को पार्टनरशिप में शामिल नहीं किया जाता। माइनर वो पर्सन होता है जो 18 साल से कम एज का होता है। 18 साल से कम एज का जो व्यक्ति होगा वो पार्टनर नहीं बन सकता, क्योंकि जो 18 साल से कम एज के जो पर्सन्स होते हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और इसी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाने की वजह से उनको पार्टनरशिप में नहीं लिया जाता। अगर वो पार्टनरशिप में शामिल हो भी गए हैं तो उनको माइनर पार्टनर माना जाएगा। और माइनर पार्टनर्स के किसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट ना हो पाने के कारण उनके द्वारा अगर किसी प्रकार की गलती हो जाती है या फिर कोई मिस्टेक्स हो जाते हैं तो उसके लिए वो ज़िम्मेदार नहीं होगा। उसके लिए जो बाकी मेजर पार्टनर्स हैं वही लोग ज़िम्मेदार होंगे, लेकिन माइनर पार्टनर अपने एक्ट्स के लिए, अपने गलत एक्ट्स के लिए ज़िम्मेदार नहीं माना जाता है। उसकी ये हो सकता है कि अगर उसके पेरेंट्स हैं तो उसके पेरेंट्स से उसकी प्रॉपर्टी में से क्लेम किया जा सकता है, लेकिन इन केस अगर वो कोई फर्म के लिए काम कर रहा है तो उसका उत्तरदायी मेजर पार्टनर्स माने जाते हैं, वो नहीं माना जाता। कुछ ऐसे पर्सन्स भी होते हैं जो पार्टनरशिप में नहीं माने जाते, नहीं लिए जाते, जैसे कि अलाइन पर्सन्स, यानी शत्रु देश के जो लोग होते हैं, जो शत्रु देश के पर्सन्स हैं, जो अलाइन पर्सन्स हैं, उनको भी हम पार्टनरशिप में शामिल नहीं करते। जैसे कि अगर इंडिया का, जैसे हमारे देश का अगर वॉर चल रही है, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, तो इन लोगों से अगर वॉर हो रही है तो इन देशों के किसी भी पर्सन से हम पार्टनरशिप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसके पीछे रीज़न ये है कि इनसे अगर हम पार्टनरशिप करेंगे तो इनसे जो भी वो रेवेन्यू वो अर्न करेंगे, वो रेवेन्यू वॉर में वो यूज़ करेंगे, और फिर वो वॉर में वो हथियारों में यूज़ होगा, और फिर वो हमारे खिलाफ़, हमारे देश के खिलाफ़ ही वो पैसा यूज़ किया जाता है। तो इस वजह से किसी अलाइन एनिमी से, अलाइन पर्सन से पार्टनरशिप नहीं की जा सकती। ऐसे ही अनसाउंड माइंड का पर्सन हो सकता है। अनसाउंड माइंड पर्सन वो लोग होते हैं जो दिमागी रूप से कमज़ोर होते हैं, जो पागल हो सकते हैं, लूनेटिक हो सकते हैं, जो जन्मजात इडियट माने जाते हैं। तो उनके साथ भी पार्टनरशिप नहीं हो सकती, क्योंकि वो लोग भी कॉन्ट्रैक्ट करने के कैपेबल नहीं माने जाते, वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और इसी वजह से अगर वो लोग अगर कोई पर्सन संग कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहा है, पार्टनरशिप में शामिल कर ले रहा है, तो अगर उसकी वजह से उसकी फर्म को या उसको कोई लॉस होता है, कोई हानि होती है, तो उसके लिए वो ज़िम्मेदार नहीं होगा। उसके लिए जो मेजर पर्सन है बस वही ज़िम्मेदार होगा, बाकी वो जो अनसाउंड माइंड पर्सन है, जो पागल व्यक्ति है, वो उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं माना जाता है। तो इसी वजह से हम जो लूनेटिक हो गए या अनसाउंड माइंड पर्सन्स हो गए, उनको पार्टनरशिप में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि जो माइनर्स हैं या फिर ये सब जो पार्टनर्स हैं वो केवल प्रॉफिट में पार्टनर माने जाते हैं, लेकिन लॉसेस के केस में वो जो हैं वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते हैं। यानी कि इनको हम केवल प्रॉफिट शेयर करेंगे, प्रॉफिट देंगे, लेकिन लॉस ये लोग नहीं लेंगे। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। देखिए, पार्टनरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रॉफिट मोटिव होता है और शेयरिंग और प्रॉफिट होता है। पार्टनरशिप में जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं वो किसी उद्देश्य के लिए करते हैं, किसी मोटिव के लिए करते हैं, और वो उनका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्निंग होता है। यानी कि पार्टनरशिप फर्म में हम जो भी काम करते हैं वो केवल प्रॉफिट पर्पस के लिए करते हैं। हम लॉसेस के लिए बिज़नेस नहीं करते, लॉसेस के लिए पार्टनरशिप नहीं करते। अगर 3 लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो उनका मेन टारगेट यही रहेगा कि हम अपने बिज़नेस में प्रॉफिट अर्न करें। कोई भी लॉस के लिए बिज़नेस नहीं करना चाहेगा, कोई भी वेलफेयर के लिए बिज़नेस नहीं करना चाहिए। वेलफेयर के लिए तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, जिसका मैंने आपको इसका लास्ट वीडियो मैंने आपको बना के दिया था, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में था, जिसका मेन पर्पस वेलफेयर करना होता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप में कोई प्रॉफिट की ही बात आएगी, उसमें लॉसेस वाली कोई बात आएगी ही नहीं, ठीक है। और जो पार्टनर्स हैं वो प्रॉफिट्स वगैरह ज़रूर शेयर करेंगे, और प्रॉफिट्स शेयर करने के साथ साथ अगर लॉस हो रहा है तो लॉस को भी वो लोग पूरा एक्चुअली फेस करेंगे, और जो भी इनका रेशो है उस रेशो में फेस करेंगे। कोई भी पार्टनर लॉस होने के केसेस में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेक्रीफाइस या फिर त्याग नहीं कर सकता। वो जो है अपना मुंह नहीं मोड़ सकता कि लॉस हुआ है तो मैं अब तुम्हारे संग काम नहीं करूँगा। अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है बाकी लोगों के संग तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि अगर वो प्रॉफिट ले रहा था तो लॉस भी उसको शेयर करना पड़ेगा। तो इसलिए पार्टनरशिप में बहुत ज़रूरी होता है कि प्रॉफिट्स
अगर शेयर होंगे तो लॉसेस भी शेयर होंगे। तो इसलिए पार्टनरशिप का जो मेन मोटिव रहता है, मेन टारगेट रहता है, वो प्रॉफिट अर्निंग करना रहता है। इससे कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। फिर है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पार्टनर्स होते हैं उनका पार्टनर्स का आपस में प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होता है। यानी कि पार्टनरशिप के केस में अगर कोई पर्सन, जैसे मान लीजिए किसी पार्टनरशिप फर्म में अगर 4 पर्सन हैं, तो मान लीजिए एक पर्सन है और एक पर्सन अगर कहीं पे वो फर्म से कहीं दूर है, किसी दूसरे शहर में है, और अगर उसने जो है वहाँ पे जाके अपनी कोई बिज़नेस डीलिंग करी है, मान लीजिए कोई ज़मीन उसने देखी है और वो ज़मीन जो है वो परचेज़ करना चाहता है, और उसने वो ज़मीन फर्म के नाम पे परचेज़ कर ली, और इसके बारे में बाकी 3 पार्टनर्स को पता भी नहीं है, या फिर मान लीजिए केवल एक पार्टनर को पता था, 2 पार्टनरों को पता नहीं था कि वो कहीं और हैं। और फिर मान लीजिए उस ज़मीन को परचेज़ करने के बाद फर्म का बहुत सारा पैसा उसमें इन्वॉल्व हो गया, ब्लॉक हो गया, और बाद में पता चला कि वो जो ज़मीन थी, जो लैंड थी, वो डिस्प्यूटेड थी। यानी कि वो ऑलरेडी वो किसी के कब्ज़े में थी और उसने वो ख़रीद ली जो है नंबर 2 करके, और वो डिस्प्यूटेड निकली और उसके ऊपर फिर केस फाइल हो गया। तो अब जो केस फाइल हुआ, इसमें जो केस का जो नोटिस आएगा, जो केस फाइल होगा, वो पूरी फर्म के नाम से होगा। वो पार्टनर अकेला ज़िम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि जो उसने जो ज़मीन खरीदी थी वो फर्म के बिहाफ पे खरीदी थी। तो यही माना जाएगा कि उसमें चारों के चारों पार्टनर्स एग्री थे, और अब जो नोटिस आएगा वो चारों के नाम से आएगा, फर्म के नाम से आएंगे, तो चारों ही उसमें लायबल बन जाएंगे। यानी कि करेगा कोई और भुगतेगा कोई। ये वाली बात पार्टनरशिप में रहती है, जिसको प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप कहते हैं। यानी कि हर एक पार्टनर की एक्टिविटीज़ से दूसरे पार्टनर्स बाइंड रहते हैं। अगर ये जो तीसरा पार्टनर है सी, इसने कोई अगर एक्टिविटी कर ली, कुछ ने काम किया, तो इसके लिए बाउंड ए भी है, बी भी है और डी भी है। सब के सब जो हैं अब कोर्ट में पेश किए जाएंगे। कोर्ट में जज के सामने अब इनको अपनी डीलिंग्स रखनी पड़ेंगी, और अगर मान लीजिए अगर प्रूफ हो जाता है कि लीगल एक्टिविटी है, तो अगर पेनल्टी लगेगी तो 4 के ऊपर पेनल्टी लगेगी, और अगर जेल भी होगी तो 4 को ही जेल होगी। तो यही ये एक ड्रॉबैक कह सकते हैं हम। ये एक फ़ीचर है पार्टनरशिप का, लेकिन एक ड्रॉबैक भी है कि पार्टनरशिप में प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होता है। इसी वजह से पूरी तरह से पार्टनर्स अपने इसमें बाउंड रहते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट इसके जो पॉइंट्स हैं वो है जनरल जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि इससे कुछ जनरल फीचर्स भी होते हैं पार्टनरशिप के जो हम मानते हैं, जो हर जगह माने जाते हैं। तो सबसे पहली बात अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी में देखिए क्या है कि पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब ये है कि पार्टनर्स जो बिज़नेस कर रहे हैं उसमें जो पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कैपिटल वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर जैसे फर्म है तो फर्म ने डेब्ट्स फर्म के बहुत ज़्यादा हो गए हैं, फर्म ने लोन्स बहुत ज़्यादा लिए हैं, लॉसेस हो गए हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स भी बिक जाएगी, पर्सनल एसेट्स नीलाम हो जाएगी। मान लीजिए 3 जनों ने मिलके फर्म खोली थी और उन्होंने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट किया है। अब मान लीजिए उन सब ने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है और लोन्स वगैरह लिए हैं। अब इन केस फर्म को लॉस हो गए, फर्म नहीं चल रही है उनकी। अब मान लीजिए फर्म के ऊपर जो डेब्ट्स हैं वो 1 करोड़ के डेब्ट्स हैं। तो जो 1 करोड़ के डेब्ट्स हैं, लेकिन जब 1 करोड़ के डेब्ट्स की बात पेमेंट करने की आई तो फर्म के पास इतना पैसा नहीं था कि फर्म पे करेगी। फर्म की टोटल अगर एसेट्स की बात करें, कैपिटल की बात करें, तो सब मिला के देखा गया तो केवल फर्म की टोटल प्रॉपर्टी, टोटल एसेट्स सिर्फ 60 लाख रुपए ही निकली। अब 40 लाख रुपए जो बचे, वो 40 लाख रुपए जो क्रेडिटर्स होंगे फर्म के, वो क्रेडिटर्स पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स में से रिकवर करेंगे। यानी कि ए को, बी को और सी को अपनी पर्सनल एसेट्स, जिसमें उनके घर भी शामिल हो जाएंगे, उनकी अपने कार्स, गाड़ियाँ और जो भी उनकी पर्सनल चीज़ें हैं, जो भी उनके कब्ज़े में हैं या जो भी उन्होंने एक्वायर कर रखा है, वो सब उनको जो है देना पड़ जाएगा, उसकी नीलामी करनी पड़ जाएंगी। यानी कि कुल मिला के ये है कि पार्टनर्स को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। बिजनेस तो बंद हो ही रहा है उनका, जो फर्म तो बंद हो ही रही है लॉसेस के केस में, साथ ही साथ उनकी पर्सनल एसेट्स, उनकी मकान, उनकी प्रॉपर्टी और उनकी गाड़ी वाड़ी जो भी कुछ है, सब कुछ चला जाता है हाथ से, कुछ नहीं बचता। और फाइनली जो पार्टनर्स होते हैं वो उनकी फर्म बंद हो जाने के बाद वो सड़क पे आ जाते हैं। तो ये एक ड्रॉबैक रहता है पार्टनरशिप में कि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। और फिर इसके बाद नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी। देखिए पार्टनरशिप में पार्टनर्स की जो एग्जिस्टेंस है, जो पार्टनर्स
का जो नेम है वो उनके पार्टनरशिप फर्म से अलग नहीं रहता, क्योंकि जो पार्टनरशिप फर्म जो एक बार बना दी जाती है, रजिस्टर्ड कर लेते हैं, फिर भी रजिस्टर्ड करने के बाद भी भली वो फर्म का नाम कुछ दे दें, एबीसी लिमिटेड कर दें, लेकिन एबीसी लिमिटेड फर्म का नाम करने के बाद भी जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स से फर्म सेपरेट नहीं हो पाती, क्योंकि जो पार्टनर्स हैं वही लोग मेन उसमें काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए अगर पार्टनर्स फर्म में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर कोई एक्टिव पार्टनर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, या फिर वो अगर रिटायर्ड हो जाता है, फर्म में नहीं काम कर रहा आगे, तो उसकी वजह से पूरी की पूरी फर्म में सफ़र होता है। और बी और सी उसको पूरा नहीं कर पाने की वजह से, या उनमें भी अगर आपस में डिस्प्यूट हो जाता है अपने शेयर्स को लेके या किसी ड्यूटीज़ को लेके, तो फिर वो उस केस में फर्म का जो अस्तित्व है, फर्म का जो एग्जिस्टेंस है, वो भी बहुत घाटे में आ जाता है, और फर्म उस केस में कभी कभार बंद भी हो जाती है। यानी कि उस केस में फर्म को बंद करना पड़ जाता है, फर्म ख़त्म हो जाती है, और फर्म जो है फिर आगे जो है सर्वाइव करने के लिए काबिल नहीं रहती। यानी कि तो इसके पीछे रीज़न क्या थे कि पार्टनर्स जब तक हैं तब तक फर्म चल रही है, पार्टनर्स नहीं होंगे, पार्टनर्स को कोई प्रॉब्लम हो जाए, पार्टनर्स अगर नहीं कर पा रहे उसको आगे, तो फिर पार्टनरशिप बंद हो जाती है। तो ये एक लॉस है पार्टनर्स के साथ कि वो उसको आगे नहीं चला पाते। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अटमोस्ट गुड फेथ। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब इसको अत्यंत सद्भाव, सद्विश्वास कहते हैं हिंदी में, कि पार्टनर्स जो काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, उन्होंने अपने एग्रीमेंट के थ्रू पार्टनरशिप की है, तो सभी पार्टनर्स का आपस में एक म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। यानी कि पार्टनर्स जो कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो उसमें ऐसा नहीं हो कि वो एक दूसरे को धोखा देने के पर्पज़ से काम कर रहे हैं, कि एक व्यक्ति एक्टिव पार्टनर है और वो एक्टिव पार्टनर बहुत मन लगा के काम कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति जो है वो बिज़नेस में धोखा दे रहा है, वो उसकी जो बिज़नेस के एसेट्स हैं वो उसको गलत कॉन्ट्रैक्ट्स करके, गलत लोगों से, उनके जो दुश्मन हैं उनसे मिल के बिज़नेस की सभी डीलिंग्स को उनको बता रहा है, उनकी पॉलिसीज़ को बता रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है, बिज़नेस को लगातार लॉस होता जा रहा है और वो ए को लगातार धोखा देता जा रहा है। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स जो भी होंगे, जो भी पार्टनर्स हैं, उनका आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। उनको ये विश्वास रहे कि हमारे बिहाफ में या फर्म के बिहाफ में जो पार्टनर्स काम कर रहे हैं वो फर्म की तरक्की के लिए कर रहे हैं, फर्म को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, जिसमें सभी लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। कोई भी पार्टनर बचता नहीं है किसी की एक्टिविटीज़ से। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रिंसिपल एजेंसी रिलेशनशिप होती है। तो सभी का आपस में एक विश्वास हो, और जो पार्टनर्स जो भी काम कर रहे हैं वो आपस में एक दूसरे को बता के, मशवरा करके, एडवाइस ले लेके करें। कोई भी अपनी सीक्रेट रूप में या फिर पीठ पीछे किसी पार्टनर्स की बुराई ना करे या गलत एक्टिविटीज़ ना करे जिससे कि फर्म को नुकसान हो या फिर किसी पार्टनर की इमेज ख़राब हो। तो सभी पार्टनर्स में विश्वास होना ज़रूरी है, और सलाह करेंगे उसके सभी कॉन्ट्रैक्ट्स एक दूसरे से पूछ के करें, तभी वो जो है पार्टनरशिप में गुड फेथ माना जाता है। नहीं तो पार्टनरशिप जो है गुड फेथ नहीं रहती है, और इसी वजह से पार्टनरशिप जो है वो ख़त्म हो जाती है, आगे सर्वाइव नहीं कर पाती। ठीक है, क्योंकि एक अकेला ही व्यक्ति अगर ये समझता रहे कि भाई मैं ही मैं हूँ और कोई है ही नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर 4 पार्टनर हैं तो चारों पार्टनरों को इक्वली अपनी ड्यूटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी चाहिए, और उसी के हिसाब से फिर अपने प्रॉफिट वगैरह का शेयर करना चाहिए। ठीक है, अकेला व्यक्ति मेहनत करता रहे, काम करता रहे और बाकी लोग ना करें, तो ये भी गलत है। सभी लोगों को इसमें म्यूचुअली ट्रस्ट के ऊपर म्यूचुअली अपना सब डिस्कशंस के करने के साथ साथ अपना काम करते रहना चाहिए। फिर है इसमें रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। देखिए ये एक पार्टनरशिप में बात रहती है कि पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स कभी भी अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, इंटरेस्ट का मतलब है शेयर, कि जैसे मान लीजिए 4 पार्टनर हैं और चारों पार्टनर्स, अगर उसमें से मान लीजिए कोई एक पार्टनर चाहता है कि ए है और वो उसका सी से बहुत लगाव है, बहुत प्यार है, वो चाहता है कि मैं अपना शेयर सी को दे दूँ आधा, तो ऐसा नहीं हो सकता। पार्टनरशिप में कोई भी पार्टनर अपने शेयर्स को, अपने इंटरेस्ट को किसी दूसरे पार्टनर को अपने हिसाब से ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। उसमें सभी पार्टनर्स की म्यूचुअल एडवाइस ज़रूरी है, उनका म्यूचुअल कंसेंट ज़रूरी है। वो सब लोग राय देंगे, डिसीजंस सब लेंगे, और डिसीजंस के साथ साथ जब वो तैयार हो जाएंगे, हाँ ठीक है आप दे सकते हैं, तब तक कोई एक पार्टनर अपने शेयर्स किसी दूसरे पार्टनर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो ये एक बात इसमें रहती है कि उसको अपने शेयर्स अपने पास ही रखने हैं। जब तक दूसरे पार्टनर्स उसको ना बोलें तब तक पार्टनरशिप, तब तक वो अपने शेयर्स को दूसरे को या फिर कोई भी बाहर के पर्सन्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता।
तो ये पॉइंट्स हो गए, फीचर्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। देखिए, पार्टनरशिप के टाइप्स समझने से पहले हम 3 बातें जान लेते हैं कि इसमें हम 3 बात समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ पार्टनरशिप एंड व्हाट इज़ फर्म। कि पार्टनर्स कौन होते हैं, पार्टनरशिप क्या होती है और फर्म क्या होती है। सबसे पहले हम समझ लेंगे पार्टनर्स कौन होते हैं। देखिए, पार्टनर्स हर वो इंडिविजुअल पर्सन हैं जो बिज़नेस में कॉपरेट करना चाहता है एक दूसरे से, जो बिज़नेस करना चाहता है किसी प्रॉफिटेबल मोटिव के लिए। ठीक है, तो वो लोग ही पार्टनर होंगे। यानी कि पार्टनर का मतलब हर वो पर्सन जो बिज़नेस में अपना इंटरेस्ट देना चाहता है, ठीक है, अपना काम करना चाहता है, तो वही पर्सन पार्टनर होगा। यानी कि पर्सन हु हैव एंटर इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर इंडिविजुअली आर कॉल्ड पार्टनर्स। और फर्म क्या होती है, वो जो कलेक्टिवली होगा सभी पार्टनर से। जैसे मान लीजिए किसी बिजनेस में 4 लोग करने को तैयार हुए हैं, ए, बी और सी और डी। तो ये ए, बी, सी एंड डी, ये चारों लोग जो एक साथ मिलकर काम करेंगे, तो इनका जो आपस में जो अपना एक बिज़नेस का नाम देंगे, अपने बिज़नेस को रजिस्टर्ड करवाएंगे, तो इस बिज़नेस को फर्म कहा जाता है। यानी कि जो कलेक्टिवली जो इनका जो ऑपरेशंस होंगे, जो कलेक्टिवली इनके काम होंगे, तो उसको ये लोग जो नाम देंगे अपने बिज़नेस को, उसको पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। ओके, यानी कि वो अपने फर्म का नाम ABCD लिमिटेड कर सकते हैं, तो ये जो है वो पार्टनरशिप फर्म मानी जाएगी। और अब पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप जो जो पर्सन्स थे चारों, उनका आपस में जो एक रिलेशन होगा बिजनेस का, कि जो आपस में इनका जो म्यूचुअली रिलेशन है, कि वो किस रिलेशंस में, किस बिहाफ पे एक दूसरे के संग काम करेंगे, किस बिहाफ में एक दूसरे के संग नाता जोड़ेंगे, तो ये जो होता है इसको पार्टनरशिप कहा जाता है। यानी कि ABCD वो जिस कॉन्ट्रैक्चुअल पर्पस के संग काम करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस वो आपस में रखेंगे, वो चीज़ पार्टनरशिप मानी जाएगी। अब जैसे मान लीजिए कि ABC और D, ये लोग जो है ज़मीन ख़रीदते हैं बहुत सारी, और ज़मीन ख़रीद के उसमें वो लोग एक फैक्ट्री डालते हैं। तो फैक्ट्री में वो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। जैसे उन्होंने एक शुगर प्लांट लगाया है जिसमें वो लोग शुगर केन परचेस करते हैं, उसको क्रशिंग करके मशीनें लगाई हैं, प्लांट लगाए हैं, और उसमें वो लोग उसको क्रश करके और उसको सुखा के और फिर उसको क्रिस्टल्स में कन्वर्ट करके शुगर्स बनाते हैं, और शुगर्स की जो है बोरियां बना के उसको गोडाउन्स में रख के उसको मार्केट में बेचते हैं धीरे धीरे। तो इस तरीके से इनका कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस है कि ये लोग किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए काम कर रहे हैं, शुगर्स बनाने के बिज़नेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इस तरह की जो वर्किंग्स होगी, इस तरह को हम पार्टनरशिप कहा जाएगा। ठीक है, जिसमें ये लोग एक कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट में बंध जाते हैं। तो जो बंधना जो होता है, इसको पार्टनरशिप कहा जाता है, कि वो लोग एक टाइम पीरियड तक एक दूसरे के संग काम करते रहेंगे, और ये जो काम है यही पार्टनरशिप मानी जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में, कि पार्टनरशिप कितने तरह की होती है। तो देखिए, सबसे पहले जो पार्टनरशिप है वो है जनरल एंड लायबल लिमिटेड पार्टनरशिप। देखिए, जनरल एंड लिमिटेड जो पार्टनरशिप है, वो जनरल लिमिटेड पार्टनरशिप जो है, जो नॉर्मल जो पार्टनरशिप होती है उसको कहा जाता है। जो नॉर्मल जो पार्टनरशिप जो है, कि जो नॉर्मली जो पार्टनरशिप होती है लोगों के बीच में, जिसमें कि एक एक्टिव पार्टनर होता है, और एक्टिव पार्टनर जो होगा उसको जो बिज़नेस में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। यानी कि एक तरीके से पार्टनरशिप की सारे फीचर्स उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वो उनसे बच नहीं सकता। ठीक है, यानी कि उसकी जो पार्टनरशिप होगी, यानी कि जो पार्टनर होगा उसमें उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, और उसकी जो कैपिटल होगी वो कैपिटल जो होगी वो कैपिटल वो जो भी इन्वेस्ट करेगा उसमें उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी। यानी कि अगर बिज़नेस में लॉसेस होते हैं तो उसकी पर्सनल एसेट्स चली जाएंगी, पर्सनल एसेट्स गिरवी हो जाएंगी, और जो भी लॉसेस वगैरह होंगे वो उसको शेयर करने के लिए पूरा लायबल होगा। ठीक है, तो ये जो होती है इसको हम नॉर्मल पार्टनरशिप कहते हैं। और फिर इसके बाद देखिए, इसमें जनरल पार्टनर होता है, 2 तरह के पार्टनर इसमें होते हैं। कि लिमिटेड जो जनरल पार्टनर होता है उसके ऊपर तो सारे एक्ट्स फॉलो होते हैं, सारी जो चीज़ें हैं वो सब फॉलो होती हैं। यानी कि उसकी जो कैपिटल है, जो कैपिटल वो इन्वेस्ट करता है, उसके ऊपर उसकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। यानी कि उसको अपनी लायबिलिटीज़ जो है पूरी पे करनी पड़ेंगी। उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी में उसकी पर्सनल एसेट्स तक चली जाएंगी, और उसको बिज़नेस में पूरा एक्टिवली काम करना पड़ेगा
तो ये जो होता है इसको जनरल और लिमिटेड जनरल पार्टनरशिप कहते हैं। तो बिज़नेस में जो भी पार्टनर्स होंगे, मान लीजिए अगर 4 पार्टनर्स हैं तो उस बिज़नेस में कम से कम एक पार्टनर का जनरल पार्टनरशिप में होना ज़रूरी है, यानी कि एक पार्टनर की सभी लायबिलिटीज़ अनलिमिटेड होंगी और वो जिस हिसाब से एक्टिव पार्टनर के वे में काम करेगा वो करेगा, ठीक है। और जो लिमिटेड पार्टनरशिप होती है, लिमिटेड पार्टनरशिप के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, जिसको LLP का नाम इस समय दिया गया है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो लिमिटेड लायबिलिटी जो होती है किसी पार्टनर की, वो लिमिटेड ही होती है, यानी कि वो जो पार्टनर होता है वो सभी रूप से काम करता है, बिजनेस में एक्टिवली रोल प्ले करता है, सभी डिसीजंस में, मैनेजमेंट में पार्ट लेता है, लेकिन उसकी जो लायबिलिटी होगी वो लायबिलिटी बहुत लिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब ये है कि जितना वो उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, जितने उसने शेयर्स की बात की है कि इतना पैसा वो इन्वेस्ट करेगा या कर रहा है, तो उसको लॉस भी केवल उतना ही देने को वो एग्री होगा। अगर बिजनेस में लॉसेस होते हैं तो केवल उससे उतना ही पैसा लिया जाएगा जितना उसने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने का वादा किया है, या फिर उतना ही पैसा जाएगा जितना उसने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है। मान लीजिए 4 पार्टनर हैं और उसमें से जो B है, A B C और D, और उसमें से जो B है उसने बिजनेस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। अब बिज़नेस में 10 करोड़ का लॉस हो गया, तो 10 करोड़ का जो लॉस हुआ है उसमें बिजनेस की टोटल एसेट्स जो थी 5 करोड़ ही थी, जिसमें से 10 लाख रुपए B के थे। तो जो बाकी जो 5 करोड़ रुपए हैं उसमें से पर्सनल एसेट्स जो जाएंगे वो केवल A C एंड D के जाएंगे, B को टच नहीं किया जाएगा, क्योंकि B ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था बिजनेस में, 10 लाख रुपए ही इन्वेस्ट किए थे, तो उससे केवल 10 लाख रुपए ही लिए जाएंगे। 10 लाख रुपए से ज़्यादा उससे कहीं से भी लाने के लिए बात नहीं की जाएगी। A C और D उसको फोर्स नहीं कर सकते कि भाई तुम अपने घर से पैसा लेके आओ, अपनी एसेट्स बेचो, अपनी प्रॉपर्टी बेचो, घर बेचो, ये सब बेचो, तो ऐसा वो लोग फोर्स नहीं कर सकते इससे। तो B जो है वो केवल 10 लाख रुपए जितना इन्वेस्ट किया है या फिर वो देने की बात कर रहा है तो वो उतना ही लेके आएगा, इससे ज़्यादा वो ला ही नहीं सकता। इसको कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी के बारे में मैं आपको वास्तव में विस्तार से बताऊंगा। इसके लिए मैं आप एक नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, जिसमें वो सब बातें क्लियर हो जाएंगी। अभी हम फिलहाल आगे चलते हैं। जो दूसरा टॉपिक है उसको कहते हैं पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। देखिए, पर्टिकुलर पार्टनरशिप पहले समझ लेते हैं कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है। देखिए, पर्टिकुलर पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती है जो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए की गई है या फिर जो स्पेसिफिक चीज़ के लिए की गई है, यानी कि वो स्पेसिफिक होगी किसी पर्पस के लिए। तो जो स्पेसिफिक है वो क्या है, सबसे पहले तो स्पेसिफिक समझ लेते हैं। स्पेसिफिक पार्टनरशिप का मतलब ये है कि किसी स्पेसिफिक काम के लिए किया गया है। जैसे कि मान लीजिए कि 3 पार्टनर्स हैं, ए बी एंड सी, तो उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो लोग फिल्म मेकिंग करेंगे। तो फिल्म मेकिंग जो करने का जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो एक स्पेसिफिक काम के लिए है। तो वो स्पेसिफिक काम क्या है कि उन्होंने शुरुआत से ही अपना प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया, कि वो जो है उन्होंने सब डायरेक्टर्स को हायर किया, प्रोड्यूसर्स को हायर किया, एक्टर्स और जो कैमरामैन्स वगैरह हैं सबको हायर किया, और हायर करके पैसा इन्वेस्ट किया, और पैसा इन्वेस्ट करके उन्होंने फ़िल्म मेकिंग का काम शुरू किया। अब जो है फ़िल्म को बनने में 2 साल लग गए, तो 2 साल तक फ़िल्म बनती रही, और 2 साल फिल्म बनने के बाद जो भी उनका एक्सपेंसेस हुआ है, ठीक है, जैसे मान लीजिए फिल्म को बनाने में 2 करोड़ रुपये खर्च हुए, तो 2 करोड़ रुपये उन्होंने पहले एक्सपेंस किए, और उसके बाद फिर फिल्म बन गई, और फिल्म बनने के बाद वो सिनेमा हॉल्स वगैरह में आ गई है, सेल हो रही है फिल्म। तो अब फिल्म में से जो बेच के जो पैसा आ रहा है वो पैसा उन्होंने शेयर कर लिया, और वो पैसा सब कुछ आने में मान लीजिए फिल्म को पूरा चलने में 6 महीने का समय और लग गया, यानी कुल मिला के उनको 2.5 साल का समय लगा है, 2 साल बनने में और 6 महीने उस फिल्म की सेलिंग वगैरह में। तो 6 महीने में उनका पैसा आ गया, यानी कि कुल मिला के उनका 2.5 साल में अब उनका जो फिल्म का जो प्रोजेक्ट था वो पूरा हो गया। तो फिल्म के पूरा होने के बाद ही जो पार्टनर्स हैं वो फिर अब आगे अपने पार्टनरशिप को कन्वर्ट नहीं करेंगे, अपनी पार्टनरशिप को आगे नहीं लेके जाएंगे, तो पार्टनरशिप उनकी एंड हो जाएगी। तो ये जो पार्टनरशिप है इसको हम स्पेसिफिक पार्टनरशिप कहेंगे, यानी कि पार्टनरशिप जो है वो स्पेसिफिक थी, किसी टाइम पीरियड के लिए थी, इसके बाद अब पार्टनरशिप नहीं होगी। हाँ, अगर इन केस अगर वो चाहते हैं कि भाई पार्टनरशिप हमारी चलती रहे, हम ऐसे साथ में और भी काम करते रहेंगे, आगे और भी फिल्म मेकिंग करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो फिर वो जो पार्टनरशिप होगी वो पार्टनरशिप एट विल बन जाएगी। तो
देखिए, पार्टनरशिप एट विल कोई भी पार्टनरशिप हो सकती है, जनरल पार्टनरशिप हो सकती है जो नॉर्मली चलती रहती है, जो इसका कोई नियर एंड नहीं होता, चलती रहती है, तो वो जो है वो फिर पार्टनरशिप एट विल मानी जाती है। और स्पेसिफिक पार्टनरशिप इस स्पेसिफिक काम के लिए ही है, वो आगे नहीं जाएगी, वो पार्टनरशिप वहीं पे एंड हो जाएगी, तो इसको कहेंगे हम स्पेसिफिक पार्टनरशिप। और पर्टिकुलर पार्टनरशिप एक होता है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती है जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए किया गया है। पर्टिकुलर पर्पस का मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए पार्टनरशिप की गई है। जैसे मान लीजिए कि 3 जने हैं, ए बी बी एंड सी मान लेते हैं कि 3 जने हैं, और इन्होंने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम लोग जो है इस आगरा और जो मथुरा है इसके बीच में बहुत सारी ज़मीन खाली पड़ी हैं, हम इसमें से कम जो है 8-10 एकड़ की ज़मीन खरीद लेते हैं, और 8-10 एकड़ ज़मीन खरीद के यहाँ पे हम कॉलोनी बनाएंगे, प्लॉटिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो लोग ज़मीन खरीद ली पहले उन्होंने, और ज़मीन खरीद के उन्होंने फिर प्लॉट्स काट के कॉलोनीज़ बनाई, मकान बनाए, घर वगैरह बनाए। तो ये सब करने में उनको कम से कम 3 साल का समय लग गया। तो 3 साल उनके मकान वगैरह बन गए, और 3 साल तक उनकी सारे मकान वगैरह बनने के बाद सेल हो गए सभी मकान की, और फिर उन्होंने जो भी पैसा आया अपने प्लॉट्स वगैरह बेच के, तो उससे उन्होंने जो भी पैसा अर्न किया तो वो सारा जो भी है तो वो 3 साल तक पूरा हो गया। तो इस तरह की जो पार्टनरशिप होगी इसको हम जो है पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहेंगे। ठीक है, यानी कि जो पार्टनर्स की जो पार्टनरशिप है वो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही थी, कि उन्होंने सिर्फ जो है पार्टनरशिप जो की थी वो अपने मकान बनाने के लिए की थी, घर वगैरह बनाने के लिए की थी, और उसमें से उन्होंने अपना जो है प्रॉफिट वगैरह अर्न कर लिया, और 3 साल बाद वो अपनी पार्टनरशिप को ब्रेक कर देंगे, फिर पार्टनरशिप वो आगे नहीं करेंगे। तो इस तरह की जो पार्टनरशिप होती है उसको पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहा जाता है। अब नेक्स्ट है लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप। देखिए, लीगल पार्टनरशिप, अच्छा पार्टनरशिप एट विल तो आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टनरशिप एट विल कोई भी ऐसी पार्टनरशिप जो रेगुलर बेसिस में चलती रहती है, जिसका कोई नियर एंड नहीं है, जो किसी पर्टिकुलर काम के लिए नहीं बनाई जाए और ना ही किसी स्पेसिफिक काम के लिए बनाई जाए, जो जनरल बिजनेस के लिए बनाई गई होती है पार्टनरशिप, जो पार्टनर्स आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करके चलाते रहते हैं, नॉर्मली पूरे साल काम करते रहते हैं और लॉन्ग टर्म तक करने का वादा करते हैं। तो इस तरह की जो पार्टनरशिप होती है, इस तरह की पार्टनरशिप एट विल मानी जाती है। अब नेक्स्ट है लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप। तो देखिए, लीगल एंड इलीगल, सबसे पहले लीगल समझ लेते हैं। देखिए, लीगल पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप है जिसको गवर्नमेंट और जो हमारी कानून व्यवस्था है, जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर है, उसको पूरी तरह से लीगल मानती है। यानी कि जिसमें किसी प्रकार की इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, जिसमें कोई भी जो पर्सन्स हैं वो किसी इलीगल काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, जिसमें वो लोग ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे जिसमें किसी को कोई नुकसान पहुँचे, ठेस पहुँचे, या गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ को कोई नुकसान पहुँचे। तो इस तरह की जो है कोई काम वो नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे चोरी करना, लूट करना, डकैती डालना, मर्डर वर्डर करना, तो इस तरह के कोई भी वर्क वो नहीं करेंगे। सारे जो भी काम होंगे उनके, वो गवर्नमेंट उसको मानेगी, गवर्नमेंट उसको पूरी तरह से लीगल मानेगी, कोर्ट उसको पूरा लीगल मानेगा। तो इस तरह के जो वर्किंग्स हैं, उस जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, वो लीगल पार्टनरशिप मानी जाएगी। फिर इसके बाद इलीगल पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती है जिसमें जो वर्किंग्स होती हैं पार्टनर्स के बीच में वो इलीगल वर्क के लिए होती है, जिसमें वो लोग कोई इलीगल काम करते हैं। यानी कि जैसे किसी को किडनैप कर लेना, किसी को मर्डर कर देना, किसी का लूट कर लेना, ठीक है, डकैती कर लेना, किसी की प्रॉपर्टी हड़प लेना, किसी की जालसाजी करना। ठीक है, तो इस तरह के जो वर्क हैं वो इलीगल माने जाते हैं। और जो है पार्टनर्स इसमें जो भी वो कॉन्ट्रैक्ट करने का फैसला करते हैं वो सब जो हैं इलीगल्स माने गए हैं। तो इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है, ना ही हमारा जो इंडियन लॉ है वो अलाउ करता है। तो इस तरह की जो पार्टनरशिप होती है वो इलीगल मानी जाती है। इस तरह की पार्टनरशिप अगर पकड़ी जाती है तो जो पार्टनर्स हैं उनके ऊपर पेनल्टी लगती है, कोर्ट केस चलता है, और उनको जेल वगैरह भी हो सकती है, प्रिजमेंट वगैरह सब कुछ हो सकता है। तो इस तरह की जो पार्टनरशिप है वो इलीगल पार्टनरशिप मानी जाती है। इलीगल पार्टनरशिप कुछ केसेस में भी ऐसी मानी जाती है अगर कोई पर्सन किसी एनिमी कंट्री के संग अगर कॉन्टैक्ट करता है, या फिर अगर पार्टनरशिप के जो रूल्स हैं कि जैसे 50 लोगों तक हो सकते हैं, और अगर वो एक्सीड कर जाए तभी वो लीगल बन जाती है। बैंकिंग बिजनेस में 10 लोग हैं, अगर 10 लोग से ज़्यादा अगर पार्टनर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं तब भी वो लीगल क्रिएट हो जाती है। अगर किसी आप 100 लोगों से ज़्यादा अगर आप कंपनी एक्ट के अनुसार अगर बिज़नेस शुरू कर देते हो करना, तब भी वो लीगल बन जाती है। तो ये सारे पॉइंट हो गए पार्टनरशिप के बारे में। ओके, अब हम जो है आगे चलते हैं। अब आगे इसमें हम देख लेते हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप।
तो देखिए मेरिट्स और डिमेरिट्स को समझ लेते हैं कि मेरिट्स क्या हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं, इनको समझ लेते हैं। तो देखिए मेरिट्स जो हैं, जो इसके फ़ायदे हैं वो ये हैं कि पार्टनरशिप में सबसे पहली बात ईज़ी टू फॉर्मेशन। ठीक है, पार्टनरशिप को फॉर्म करना बहुत आसान है। ठीक है, और बंद करना भी बहुत आसान है, यानी कि ईज़ी टू फॉर्मेशन एंड ईज़ी टू क्लोज़र। कि पार्टनरशिप को बहुत जल्दी आप बंद भी कर सकते हैं, बहुत जल्दी आप स्टार्ट भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। पार्टनरशिप बनाने के लिए बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की भी ज़रूरत नहीं होती है। मान लीजिए अगर 3 जने या फिर 4 जने अगर पार्टनरशिप करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में बिज़नेस करना चाहते हैं, तो वो लोग जो है एक अपने लॉयर को बुलाएंगे और लॉयर को बुलाने के साथ स्टैम्प पेपर्स तैयार करवाएंगे और स्टैम्प पेपर्स में वो अपने एग्रीमेंट को रखेंगे, अपनी सारी शर्तें, सारी कंडीशंस वो लोग उसमें रखेंगे, अपने रिटर्न में रखेंगे और जो है अपनी फर्म को किसी नाम से रजिस्टर्ड करवा लेंगे। और रजिस्टर्ड होने के बाद वो सारी जो बातें हैं वो अपने एग्रीमेंट में रखते हैं, जिसको पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। तो पार्टनरशिप डीड में वो सारी बातें रहेंगी और उनकी जो पार्टनरशिप है वो क्रिएट हो जाती है और उनकी पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाती है। और पार्टनर्स जब चाहें बिज़नेस को बंद भी कर सकते हैं। वो पार्टनरशिप किसी भी केसेस में बंद भी हो सकती है अपने आप भी। जैसे मान लीजिए जो 4 जने हैं उसमें से जो एक्टिव पार्टनर है वो ए है और मोस्टली सारे डिसीजन, सारे जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं और जो सारी जो वर्किंग है वो ए के द्वारा ही की जाती हैं। और अब ए जो है वो बिज़नेस में नहीं आ रहा या फिर इस डिस्प्यूट की वजह से वो फर्म को छोड़ दे रहा है या फिर वो बिज़नेस को आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा, उसकी डेथ हो जाए या कुछ ऐसी बात अगर हो जाए उसके साथ, तो उसके जाने से अब बी, सी एंड डी बिज़नेस को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ए के जाने से सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस वगैरह वहीं ख़त्म हो जाएंगे, आगे नहीं चल पाएंगे। और इसी वजह से फिर पार्टनरशिप जो है वो अपने आप ही क्लोज़ हो जाती है या फिर पार्टनर्स अपनी मर्ज़ी से ही किसी कोई पब्लिक नोटिस करके या फिर कोर्ट को बता के अपनी पार्टनरशिप का एंड भी कर सकते हैं। तो इसीलिए पार्टनरशिप स्टार्ट भी बहुत इजी हो जाती है और पार्टनरशिप का क्लोज़र भी बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। और नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंस डिसीज़न। देखिए पार्टनरशिप में जो डिसीजंस वगैरह होते हैं बहुत ही बैलेंस्ड होते हैं, क्योंकि जो पार्टनरशिप में जो लोग होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, वो लोग जो डिसीजंस लेते हैं वो बैलेंस इसलिए माने जाते हैं क्योंकि सभी जो लोग हैं वो अलग अलग फील्ड के होते हैं। सब लोग अपने अपने कुछ ना कुछ काम में एक्सपर्ट होते हैं। कोई फाइनेंस टेकिंग करने में बहुत एक्सपर्ट है, कोई सेल करने में बहुत एक्सपर्ट है, कोई डायरेक्शन बहुत अच्छे से कर सकता है, कोई कंट्रोलिंग बहुत अच्छे से कर सकता है। तो इस तरह की जब चीज़ें जब होती हैं तो सब लोग अपने अपने अपनी एक्सपर्टाइज फील्ड्स का यूज़ करते हैं और उससे क्या होता है, जो उनकी फर्म होती है, जो उनका बिज़नेस होता है, बहुत अच्छे से चलता है। यानी कि सभी डिसीजंस बहुत बैलेंस फॉर्म में चलते हैं, इसमें किसी प्रकार की बहुत कोई गलत काम नहीं होते और इसी वजह से बैलेंस डिसीजंस की वजह से पार्टनरशिप बहुत अच्छे से चल पाती है। ठीक है, और फिर है मोर फंड्स। देखिए पार्टनरशिप में फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, क्योंकि जो पार्टनर्स हैं, क्योंकि इसमें अब एक से ज़्यादा पार्टनर होते हैं, एक से ज़्यादा लोग होते हैं, 2 से ज़्यादा लोग, 3 लोग, 4 लोग हैं, तो फंड्स जो हैं वो ईज़िली मेंटेन हो जाते हैं। पहले जब एक ही जने था तो एक जन अपने हिसाब से मुश्किल से फ़ंड अवेलेबल कर पाता था, वो अपने हिसाब से ही जो है कैपिटल जितना इन्वेस्ट कर पाया वो नहीं कर पाया और लोन वगैरह भी वो अपने बिहाफ पे जितना हो सकता था उतना ही ले पाया। लेकिन अब 2 जने हैं, 4 जने हैं, तो सब लोग अपने अपने घर से जितना चाहे उतना कैपिटल, जितनी उनकी लिमिट है उतना ला सकते हैं और साथ ही साथ वो बैंक से लोन वगैरह भी वो ईज़िली ले सकते हैं। तो इसीलिए जो बैलेंस मतलब जो फ़ंड्स हैं वो फ़ंड्स बहुत बैलेंस हो जाते हैं, बहुत इजीली सफिशेंट फ़ंड्स रिकवर हो जाते हैं। तो इसीलिए अब फर्म को बहुत ज़्यादा अपने फ़ंड्स के लिए इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं होती, इधर उधर इतना डिसीजंस लेने की ज़रूरत नहीं होती। उनका जो है जो फ़ंड्स हैं वो ईज़िली उनके पास आ जाते हैं। फिर है शेयरिंग ऑफ रिस्क या फिर डिवीज़न ऑफ रिस्क। देखिए पार्टनरशिप में पार्टनर्स जो हैं ज़्यादा होते हैं, 3 लोग 4 लोग कम से कम होते हैं। तो इसीलिए जो सोल ट्रेडर की तरह जैसे कि सारा जो है लॉस होना या रिस्क होना वो अकेले उसके ऊपर निर्भर करता था। ठीक है, बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो वो अकेला लेगा और लॉसेस होंगे तो भी वो अकेला होगा। लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि पार्टनर्स हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं। तो इसीलिए जैसे उन्होंने फंड्स भी वो जैसे लेके आए साथ साथ और अपने सभी मैनेजमेंट को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, इसी तरीके से वो लोग रिस्क को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। क्योंकि अगर लॉस होगा बिजनेस में तो सभी जो लॉसेस होंगे वो सभी लॉस को सभी पार्टनर्स इक्वली या फिर जो भी उनका जो रेशो है उस रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसी वजह से पार्टनरशिप में जो रिस्क है, रिस्क को
डिस्ट्रीब्यूट करने की वजह से स्मूथली फंक्शंस होते हैं, पार्टनरशिप में कोई रुकावट नहीं आती, चलती रहती है बात। और फिर है नेक्स्ट पॉइंट सीक्रेसी। देखिए पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा हम पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं करते, तो इसी वजह से जो भी इसकी जो बुक्स हैं और जो भी इसके अकाउंट्स हैं, जो भी इसकी रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, वो पार्टनर्स तक ही सीमित रहती हैं। कोई भी जो है फर्म की बातों को कोई बाहर की पार्टी या फिर बाहर का पब्लिक कोई इसको नहीं जान पाता, ठीक है। तो इसीलिए सब बातें सिर्फ पार्टनर्स तक सीमित रहती हैं, पार्टनर्स से आगे कोई इसको जाने नहीं पाता, ठीक है। तो इसके जो अकाउंट्स हैं और जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं वो पार्टनर्स के अंडर तक ही सीमित रहती हैं। कोई भी बाहर का व्यक्ति या फिर कोई कॉम्पिटिटर उनकी बात को तब तक नहीं जान सकता जब तक पार्टनर्स खुद से नहीं चाहें पब्लिक को बताना या फिर अपने किसी कॉम्पिटिटर को बताना। तो इसी वजह से ये एक फ़ायदा है पार्टनरशिप में कि पार्टनरशिप में सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन, सारी बातें बहुत सीक्रेट रहती हैं, कोई इसको जान नहीं सकता। तो ये तो हो गए आपके सारे मेरिट्स। अब चलिए आगे इसके लिमिटेशंस जान लेते हैं, डिमेरिट्स क्या क्या हैं। तो देखिए डिमेरिट्स में सबसे पहली बात अनलिमिटेड लायबिलिटी की है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि पार्टनरशिप में अगर लॉसेस होंगे, पार्टनरशिप फर्म में अगर लॉसेस होंगे तो पार्टनर्स को जो भी डेब्ट्स हैं फर्म के, जो लॉसेस हैं, तो पार्टनर्स को जितना उनका कैपिटल इन्वेस्टेड है वो तो जाएगा ही जाएगा, सारे एसेट्स बिजनेस के जाएंगे, और साथ ही साथ उसको रिकवर करने के लिए अगर ज़्यादा लॉस हैं तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल एसेट्स, पर्सनल प्रॉपर्टी को भी जो है देना पड़ जाएगा। यानी कि पार्टनर्स के अपने घर से जो उनके घर की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका घर की ज़मीन वगैरह भी जा सकती है, घर का मकान भी जा सकता है, उनकी अपनी पर्सनल कार वगैरह जो भी कुछ है सब कुछ उनकी जा सकती हैं। यानी कुल मिला के बहुत ज़्यादा अगर लॉस हो जाए तो पार्टनर्स सड़क पे आ जाते हैं। मान लीजिए पार्टनर्स ने एक लोन लिया है बहुत ज़्यादा, और वो लोन जो है उस लोन और बिज़नेस नहीं चला, प्रोजेक्ट फेल हो गया, तो उस लोन की रिकवरी के लिए बैंक फर्म को तो बेच ही देगी, फर्म के सारी एसेट नीलाम हो जाएंगे, और फर्म साथ ही साथ पार्टनर्स के जो अपने उनके जो मकान है, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी बेच देगी, और उसको बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेगी विद इंटरेस्ट। तो इसी वजह से ये एक ड्रॉबैक है पार्टनरशिप में कि पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है और सभी पार्टनर्स को जो है फेस करनी ही पड़ती है। और नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड रिसोर्सेज। देखिए लिमिटेड रिसोर्सेज भी पार्टनरशिप में रहती है कि पार्टनरशिप की रिसोर्सेज को लिमिटेड ही माना जाता है, क्योंकि जो पार्टनर्स हैं उनकी भी एक लिमिटेशंस हैं। पार्टनर्स अपना खुद से जो कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट कर सके वो कर दिया, और जितना वो लोन ला सके वो भी ले आए, लेकिन अगर बिज़नेस को अगर एक्सपेंड करना है और ज़्यादा, तो एक्सपेंशन के लिए पार्टनर्स के पास अब और कोई ज़्यादा विकल्प नहीं होता। यानी कि वो अब और ज़्यादा पैसा इधर उधर से नहीं ला सकते, क्योंकि उनके बिहाफ पे और उनकी फेस वैल्यू के हिसाब से जो उनको लोन मिल सकता था वो उतना मिल गया। अब इससे ज़्यादा उनको फाइनेंस नहीं मिल पाएगा। जैसे मान लीजिए बिज़नेस में जो पार्टनर्स बिज़नेस कर रहे हैं, चारों पार्टनर्स, उनको 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ जाए तो 1 करोड़ रुपए उनको जो है ईज़िली नहीं मिल पाएगा जब तक उनको कोई, क्योंकि बैंक वगैरह जो है, बैंक उनको लोन उतना ही देगी जितना उनकी एसेट्स है और जितना उनकी प्रोजेक्ट के हिसाब से उनकी जो गुडविल बनी हुई है मार्केट में, या फिर जो उनको प्रॉफिट मिल रहा है, बस उतना ही बैंक उनको लोन सेंक्शन करेगी, इससे ज़्यादा लोन सेंक्शन नहीं कर सकती। अगर 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए 20 लाख रुपए दे देगी, लेकिन 20 लाख रुपए से ज़्यादा अगर 80 लाख रुपए हैं तो 80 लाख रुपए के लिए उनको जो है उनको जो है निराश होना पड़ेगा, वो पैसा उनको नहीं मिल पाएगा। तो इसी वजह से पार्टनरशिप में लिमिटेड फंड्स होते हैं, बिजनेस को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं किया जा सकता। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ हार्मोनी। देखिए लैक ऑफ हार्मोनी का मतलब ये है, इसको हम दूसरे शब्दों में पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स भी कह सकते हैं। देखिए जो पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप में जो लोग होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, वो लोग सब अपने अपने, मैंने अभी बताया था आपको, सब लोग अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, सबकी अपनी एक्सपर्टाइज होती हैं, और इसी वजह से सबके अपने अपने विचार होते हैं, सबकी अपनी विचारधारा होती है। तो जो भी वो डिसीजंस लेते हैं उन डिसीजंस में पार्टनर्स का कन्फ्लिक्ट रहता है। जैसे ए ने जो है बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट किया है और वो कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो उस डिसीजंस को लेने में अगर वो लोग विचार करें तो ए को लगता है कि भैया डिसीजन लेना चाहिए, इसमें लॉस है। बी कहता है कि नहीं बिज़नेस बहुत अच्छा है, इसमें अगर हम ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें फ़ायदा होगा। सी कहता है कि हाँ हमारे दूसरे बाहर की पार्टी से रिलेशंस मजबूत हो जाएंगे, और डी कहता है कि नहीं हमें जो है फ्यूचर को देखते चलना चाहिए, इसमें लॉसेस हो सकते हैं। तो इस तरीके से 2 लोग एग्री हो रहे हैं और 2 लोग एग्री नहीं हो रहे हैं, तो किसी डिसीजन को लेने में इनको बहुत सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, सबकी सहमति होना ज़रूरी है। अगर किसी की भी सहमति नहीं हो रही है, एग्री नहीं हो रहा, तो उस केस में बिज़नेस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, वो डीलिंग उनकी फ़ेल हो जाएगी।
तो इसी वजह से पार्टनर्स का आपस में जो जो एक कन्फ्लिक्ट्स हैं, जिनके विचारों का कन्फ्लिक्ट्स, वो सब बीच में टकराता है और इन कन्फ्लिक्ट्स की वजह से ही बिज़नेस को हम बहुत ज़्यादा आगे तक एक्सपेंड नहीं कर पाते और इन्हीं कन्फ्लिक्ट्स की वजह से जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, जो प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, वो इनकी कन्फ्लिक्ट्स की वजह से जो हैं वो नहीं हो पाते और बिज़नेस फेल हो जाता है। फिर है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि बिज़नेस जो है पार्टनर्स की वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है। पार्टनरशिप जब तक पार्टनर्स एक्टिव हैं बिज़नेस में, तब तक बिज़नेस चल रहा है, स्मूथली चल रहा है। लेकिन जब पार्टनर्स एक्टिव नहीं रहेंगे, पार्टनर्स जब इंटरेस्ट नहीं लेंगे बिज़नेस को करने में, वो मीटिंग्स में नहीं आएंगे, किसी इंपॉर्टेंट डिसीजंस को नहीं लेंगे, तो उस केस में पार्टनरशिप फिर आगे फेस नहीं कर पाती, आगे सर्वाइव नहीं कर पाती और उस स्थिति में पार्टनरशिप जो है वो एंड हो जाती है, आगे नहीं चल पाती। जैसे 4 पार्टनरों में ए बहुत एक्टिव था और वो जो है किसी कारणवश एक्सीडेंट में वो घायल हो गया या फिर उसकी डेथ हो जाए, तो उस केस में जो है जो बी, सी एंड डी हैं वो फिर जो है पार्टनरशिप में इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं ले पाएंगे और फिर उस केस में उनके इंटरेस्ट ना हो पाने की वजह से फिर उनकी पार्टनरशिप फर्म आगे सर्वाइव नहीं करेगी और पार्टनरशिप फर्म उनकी बंद हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए ए चला जाता है तो सारे जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, जो उनके क्लाइंट्स हैं, क्योंकि वो सारे क्लाइंट्स उनके जो थे वो ए को पहचानते थे, ए को लाइक करते थे, अब ए के चले जाने से बी, सी और डी को बाकी जो बाहर के जो आउटसाइडर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, वो उसको इतना कैपेबल नहीं मानते उन लोगों को, तो जिस वजह से जो बिज़नेस होगा वो आगे नहीं चलेगा, आगे बिज़नेस बंद हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ पब्लिक फेथ। देखिए, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस या फिर लैक ऑफ पब्लिक फेथ, इसका मतलब ये है कि क्योंकि जो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स अपनी जो डीलिंग्स हैं, जो अपनी जो बातें हैं, जो अपने डिसीजंस हैं, वो किसी बाहर की पब्लिक के संग शेयर नहीं करते। वो उनके इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो होती हैं वो सिर्फ अपने बिजनेस में ही रखते हैं, उसको बाहर वो लोग जो है किसी के संग शेयर नहीं करते। तो जो भी उनकी रिपोर्ट्स होती हैं, जो भी उनकी अकाउंटिंग होती हैं, वो केवल अपने पास तक सीमित रखते हैं और बाहर पब्लिक में शेयर ना कर पाने की वजह से जो जिनके संग वो डीलिंग करते हैं, लाइक उनके सप्लायर्स, उनके क्रेडिटर्स या बाहर की जो पार्टीज़ हैं, वो उनका बिज़नेस कैसा चल रहा है, कैसे रनिंग कर रहा है, उसके बारे में उनको पता ही नहीं होता है। और पता नहीं हो पाने की वजह से कई बार वो जो बहुत अच्छे जो सप्लायर्स हैं या जो पार्टीज़ हैं, वो उनके संग बिज़नेस नहीं करते हैं, उनके संग हाथ नहीं मिलाते हैं, क्योंकि उनको उनके बिज़नेस का इंटरनल कुछ पता ही नहीं होता है और बातें सीक्रेट होने की वजह से कभी कभार बहुत अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स भी बिज़नेस को नहीं मिल पाते, पार्टनरशिप को नहीं मिल पाते और इसी वजह से पार्टनरशिप एक्सपेंड भी नहीं कर पाती है। तो ये एक नुकसान है सीक्रेट का कि सीक्रेसी रखने की वजह से पार्टनर्स पब्लिक कॉन्फिडेंस में नहीं रहती और जो है पार्टनरशिप आगे बहुत लंबा जो है सर्वाइव नहीं कर पाती। तो देखिए कंक्लूज़न क्या है कि मेरिट्स भी हैं, डिमेरिट्स भी हैं। कभी कभार किसी किसी केस में मेरिट्स बहुत अच्छे माने गए हैं जिस वजह से पार्टनरशिप बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन डिमेरिट्स भी हैं जिस वजह से पार्टनरशिप कभी कभार नहीं मानी गई है अच्छी। तो ये हो गया आपका। अब ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो आगे जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। देखिए, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैसे होते हैं इसका मैं अभी फ़िलहाल शॉर्ट में बता रहा हूँ और इसकी मैं एक डिटेल्ड वीडियो में आपको एक बाद में बना के दिखा दूंगा जिसमें आपको क्लियरली सभी पार्टनर्स के बारे में समझ में आ जाएगा। अभी फ़िलहाल हम समझ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में। तो देखिए, पार्टनर्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं फुल फ्लैश्ड पार्टनर्स और दूसरे होते हैं नॉन फुल फ्लैश्ड पार्टनर्स। फुल फ्लैश पार्टनर्स वो पार्टनर्स होते हैं जिसमें 3 तरह के पार्टनर्स आते हैं। इसमें सबसे पहला जो पार्टनर है वो एक्टिव पार्टनर होता है। एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जो बिज़नेस में पूरी तरह से एक्टिव माना गया है, यानी कि बिज़नेस के सभी इंपॉर्टेंट डिसीजंस, सभी इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटीज़ होती हैं, मीटिंग्स वगैरह करना, क्लाइंट से मीटिंग करना, आउटसाइडर से मीटिंग करना और सारा रिस्क वगैरह लेना, तो वो खुद ही करता है। और वो जो पार्टनर होता है उसकी बिज़नेस में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, यानी कि बिज़नेस में अगर वो डिसीजंस वगैरह ले रहा है, सारी मीटिंग्स वगैरह खुद कर रहा है, तो बिज़नेस में अगर लॉसेस होंगे तो बिज़नेस के लॉसेस में उसकी अपनी पर्सनल एसेट्स भी उसको बेचनी पड़ जाएगी, पर्सनल एसेट्स भी उसको दांव पे लगानी पड़ जाएंगी। तो इस तरह का जो पार्टनर होता है उसको एक्टिव पार्टनर कहा जाता है, जो बिज़नेस में हर चीज़ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, सभी चीज़ों में एक्टिव रहता है। और इसको हम जनरल पार्टनर्स भी कह सकते हैं या फिर ऑर्डिनरी पार्टनर्स भी कह सकते हैं। और फिर है नेक्स्ट स्लीपिंग पार्टनर और डोरमेंट पार्टनर। देखिए, स्लीपिंग पार्टनर ऐसे पार्टनर होते हैं जो बिज़नेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं और प्रॉफिट भी शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस सबको शेयर कर रहे हैं, लेकिन वो लोग पूरे साल भर
कभी भी बिज़नेस एंटरप्राइज में कभी आती ही नहीं है। यानी कि वो कभी बिज़नेस में कदम नहीं रखते हैं, कभी आगे देखते भी नहीं हैं, कभी मीटिंग्स वगैरह में नहीं आते, कभी इंपॉर्टेंट डिसीजंस वो लोग नहीं लेते। वो उन्होंने सब कुछ जो कर रखा है पैसा लगाने के बाद सारे डिसीजंस के लिए एक्टिव पार्टनर्स के ऊपर छोड़ रखा है। उन्होंने क्या रखा है कि भैया बिज़नेस तुम संभालो, मेरे बस की नहीं है, मैं तो बस पैसा लगा दे रहा हूँ, बिज़नेस में जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा मेरे को देते रहना, और बाकी जो है मेरे बस की नहीं है कि मैं बिज़नेस में आऊँ, मीटिंग्स अटेंड करूँ, डिसीजंस लूँ, ये सब आप करो। यानी कि बिज़नेस में पैसा लगाने के बाद वो फुल टाइम क्या है, सोता रहता है, बिज़नेस में कभी आता ही नहीं है, कभी झाँकता ही नहीं है आगे। तो इस तरह के जो पार्टनर्स होते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं, उनको स्लीपिंग पार्टनर्स कहा गया है। इनकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बिज़नेस में लॉसेस होंगे तो पर्सनल एसेट्स उनके भी बेचे जाएंगे, लेकिन ये है कि बिज़नेस में कभी एक्टिवली पार्ट नहीं लेते। ठीक है, तो ये आपका स्लीपिंग पार्टनर हो गया। अब नेक्स्ट है जिसको हम सीक्रेट पार्टनर कहते हैं। देखिए, सीक्रेट पार्टनर ऐसा पार्टनर होगा जो बिज़नेस में पैसा तो लगा देता है, बिज़नेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया है, सब कुछ किया है, उसको प्रॉफिट में लॉस में शेयर भी उसको दिया जा रहा है, लेकिन बिज़नेस के बुक्स में, अकाउंट्स में कहीं पे भी उसका उल्लेख नहीं रहता। यानी कि पार्टनर्स है, वो पार्टनरशिप में पैसा भी लगा रखा है, सब कुछ लगा रखा है, शेयर्स भी दे रहा है, वो मीटिंग्स वगैरह में भी आता है, लेकिन जो उनकी फर्म है, जिनकी एंटरप्राइज़ है, उसमें सभी एम्प्लॉयज़ के सामने, सभी लोगों के सामने या पब्लिक के सामने वो बिल्कुल सीक्रेट बना रहता है। यानी कि पूरी तरह से गुप्त है वो, यानी कि उसका उल्लेख ही नहीं होगा, उसका जिक्र भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने ये पर्सन मिस्टर रामलाल हैं, इनको हमने पार्टनर बना रखा है, लेकिन ये आम पब्लिक में कहीं पे भी ये नहीं माने जाते कि ये पार्टनर हैं, कोई इनको जानता ही नहीं है कि ये हमारी फर्म में पार्टनर हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट में जो है पार्ट ज़रूर लेते हैं, मीटिंग्स वगैरह में भी आते हैं, डिसीजंस वगैरह लेते हैं, लेकिन वो एज ए पार्टनर की तरह डिसीजन नहीं लेते, वो नॉर्मल एक पर्सन की तरह या फिर एम्प्लॉय की तरह डिसीजंस ले सकते हैं और पार्टनर माने जाते हैं। उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, यानी बिजनेस में लॉसेस होंगे तो उनकी अपनी पर्सनल एसेट्स वगैरह सब बिक जाएंगी। ठीक है, तो ये हैं सीक्रेट पार्टनर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कैटेगरी समझते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है नॉट फुल फ्लेश्ड पार्टनर्स। देखिए, नॉट फुल फ्लेश्ड पार्टनर्स में 5 तरह के पार्टनर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो पार्टनर है वो है नॉमिनल पार्टनर। देखिए, नॉमिनल पार्टनर ऐसा पार्टनर होता है जो सिर्फ नाम का पार्टनर होता है, यानी कि वो नाम का पार्टनर है जो neither invest money nor have a share in the profit loss and also have no role in the administration of the firm are called nominal partners। यानी कि ऐसे पार्टनर्स जो ना तो बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ना ही बिज़नेस में किसी प्रकार का प्रॉफिट या लॉस शेयर करेंगे, ना ही कोई डिसीजंस लेते हैं, लेकिन फिर भी उनकी एक्टिविटीज़ से, उनकी हरकतों से वो पार्टनर्स माने जाते हैं। ठीक है, यानी कि वो बाहर पब्लिक में फर्म के नाम से कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ, तो लोग जो है उसको पार्टनर समझने लग जाते हैं और उसके नाम से फर्म जो है उसकी गुडविल की वजह से बहुत सारे बिजनेस करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे कि ये आप इनको जानते होंगे, ये मिस्टर अमिताभ बच्चन। हमने जो है इनको लोगों को बता रखा है कि ये हमारे फर्म में पार्टनर हैं। हमने इनको कहा है, मिस्टर अमिताभ बच्चन जी को, कि सर आप हमारे फर्म में पार्टनर बन जाइए। तो उन्होंने कहा यार मेरे पास टाइम कहाँ है, ठीक है, मैं कैसे पार्टनर बन जाऊँ आपका। लेकिन हमने उनसे कहा कि सर बस आपका नाम अपनी पार्टनरशिप फर्म में लेना चाहते हैं, जिस वजह से हमारे फर्म की गुडविल बन जाए, हमारे फर्म का नाम हो जाए और उससे हमारे फर्म का प्रॉफिट, हमारी सेल इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अमिताभ बच्चन के नाम से वो पार्टनर नहीं है, ना ही उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की है, ना ही वो बिज़नेस में रिस्क वगैरह शेयर करते हैं, लेकिन उनके नाम से हमारे फर्म की गुडविल राइज़ हो गई, गुडविल बढ़ गई, सेल बढ़ गई। तो इस तरह के जो लोग हैं वो नॉमिनल पार्टनर माने जाते हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट पार्टनर बाय एस्टोपेल, होल्डिंग आउट कहते हैं इसको। देखिए, पार्टनर बाय एस्टोपेल ऐसा पर्सन होता है जो अपनी एक्टिविटीज़ से बाहर पब्लिक को ये बता दे कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ। भले ही वो पार्टनर नहीं है, ना ही उसने कुछ कैपिटल इन्वेस्ट किया है, ना कुछ किया है, लेकिन वो बाहर अपने क्रेडिटर्स को, सप्लायर्स को ये बता दे कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ और मेरे बिहाफ पे कॉन्टैक्ट करो तो फर्म का कॉन्टैक्ट होगा। जैसे मान लीजिए कि ये 3 पर्सन हैं और इसमें से जो ए है वो एक दिन अपने फ्रेंड को किसी बिज़नेस मीटिंग में लेके गया, किसी के संग जो है बिज़नेस डीलिंग करनी थी। और इसका जो फ्रेंड है, ये फ्रेंड जो है, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा एक एंटरप्रेन्योर है, तो इसने अपने जो इसका जो डीलर है उसके संग इसने खुद अपने बिहाफ पे बात करी और जो है
इस तरीके से बात करी, जो उसका जो सप्लायर है, जो डीलर है, वो खुश हो गया उससे, और उसको वो ये समझने लगा कि ये भी इस फर्म का पार्टनर है। तो उसने उसके बिहाफ पे उसके बातों से इम्प्रेस होके ए को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उसके संग कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। लेकिन जो सप्लायर है वो ये मान रहा है कि ये भी जो है जिसकी वजह से उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया वो उस फर्म का पार्टनर है। अब इन केस अगर फर्म में लॉसेस होते हैं, ठीक है, तो क्या उसका फ्रेंड लायबल होगा? हाँ, बिल्कुल लायबल होगा, क्योंकि उसने फर्म में, क्योंकि उसने माना है कि ये फर्म का पार्टनर है, तो क्योंकि वो उसके फेस वैल्यू को जानता है, तो इसीलिए वो उसके संग लॉसेस वगैरह सब कुछ शेयर करने का अधिकारी बन जाएगा। तो अपनी एक्टिविटीज़ से, अपने हरकतों से जब कोई पर्सन ये ट्रीट कर देता है कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ, तो ऐसे लोगों को पार्टनर बाई एस्टॉपल या होल्डिंग आउट माना जाता है। ठीक है, मैं टाइप्स ऑफ पार्टनर का एक वीडियो बाद में बनाऊंगा जिसमें ये क्लियर हो जाएगा कि टाइप्स ऑफ पार्टनर किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी है लिमिटेड पार्टनर्स। लिमिटेड पार्टनर्स का मैंने आपको बताया था आगे कि ऐसे पार्टनर्स जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है, जो अपनी लायबिलिटी जितना उन्होंने बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट किया है उससे ज़्यादा देने के अधिकारी नहीं होते। किसी पर्सन ने अगर बिज़नेस में सिर्फ 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और बिज़नेस में भरी करोड़ों का लॉस हो जाए, तो करोड़ों के लॉस में उस पार्टनर्स का केवल 10 लाख रुपए ही जाएगा, या फिर उससे अगर उसने लेने का वादा किया है तो उससे 10 लाख रुपए लेंगे, या फिर उसने जो इन्वेस्ट किया है केवल उसको 10 लाख रुपए ले लेंगे। उसकी पर्सनल एसेट्स पे टच नहीं किया जाएगा, उसकी पर्सनल एसेट्स को नहीं लिया जाएगा। तो इस तरह के जो पार्टनर्स होते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं, उसको लिमिटेड पार्टनर्स माने जाते हैं। और वो लोग भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन में किसी प्रकार का पार्ट नहीं लेते, ना ही कोई रोल प्ले करते हैं, लेकिन यह है कि बस जो बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट किया है बस उतना ही पैसा उनका जाएगा, इससे ज़्यादा पैसा उनका नहीं जाएगा। इस तरह के पार्टनर्स को माइनर पार्टनर्स भी हम कह सकते हैं, और कभी कभार इनको प्रॉफिट में शेयर मिलता है। वैसे नेक्स्ट कैटेगरी है माइनर पार्टनर्स। माइनर पार्टनर्स वो पार्टनर्स हैं जो 18 साल से कम एज के लोग होते हैं और जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट करने का कोई इनको राइट्स नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अनुसार, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार माइनर्स को कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं मानी जाती, क्योंकि उनके अंदर इतना दिमाग का विकास नहीं होता कि वो लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। तो इसी वजह से माइनर पार्टनर्स जो हैं वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए पार्टनर्स होते हैं। बिज़नेस में उनके डिसीजंस वगैरह नहीं लिए जाते। अगर लॉसेस होते हैं बिज़नेस में, तो लॉसेस में उनको शेयर नहीं दिया जाएगा। उनके संग जो गारंटी का जो किया गया है कि भाई इतना प्रॉफिट उनको देंगे, तो प्रॉफिट उनको मिलेगा, लेकिन लॉसेस के लिए वो कुछ भी फेस नहीं करेंगे। तो इस तरह के जो लोग हैं जो 18 साल से कम एज के हैं, उनको माइनर पार्टनर्स कहा जाता है। फिर है नेक्स्ट पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। तो पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली भी ऐसा ही होता है, जो माइनर से अलग होता है, लेकिन वो मेजर लोग भी हो सकते हैं, मेजर पर्सन हो सकते हैं, 18 साल से ऊपर के लोग हो सकते हैं, लेकिन इन लोगों को सिर्फ प्रॉफिट में ही शेयर दिया जाता है, इनको लॉसेस में शेयर नहीं दिया जाता। यानी कि वो पहले से ही उनके संग एग्रीमेंट हो जाता है कि अगर आप हमारे बिज़नेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, पार्टनर्स हो रहे हैं, तो हम आपको केवल इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे, इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देंगे। तो लॉसेस होगा तब भी उनको इतना प्रॉफिट मिलेगा, और प्रॉफिट अगर बहुत ज़्यादा भी हो जाए तब भी उनको बस उतना ही प्रॉफिट दिया जाता है जितना उनके संग गारंटी की गई है, जितना उनके संग वादा किया गया है, इससे ज़्यादा उनको देने का कोई राइट नहीं रहता। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनको पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली कहा जाता है। और लेकिन इनकी भी लायबिलिटीज़ अनलिमिटेड होती हैं। अगर बिज़नेस में लॉसेस वगैरह होंगे तो जो है उनकी पर्सनल एसेट्स भी इसमें चली जाती हैं। माइनर एज ए पार्टनर को मैं बाद में समझाऊंगा, मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें टाइप्स ऑफ पार्टनर को मैं अच्छे से डिफाइन करूंगा। अभी हम फ़िलहाल आगे चलते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में, हम समझ लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। देखिए, पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के बीच में किया गया एक रिटन एग्रीमेंट होता है, जिसमें पार्टनर्स अपने बिजनेस को कैसे करते हैं, कैसे क्या क्या शर्तें रखते हैं, क्या कंडीशंस रखते हैं, वो सारी कंडीशंस और जो शर्तें होती हैं एक रिटन फॉर्म में, उसको पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स 4 लोग या जो भी 3 पार्टनर्स हैं वो लोग अपने एक लॉयर के थ्रू मिल के एक स्टैम्प पेपर में डीड्स बनवा लेते हैं और उसको वो फॉलो करते हैं, जिसको पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। पार्टनरशिप डीड के कंटेंट समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें आता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। जो पार्टनरशिप डीड वो तैयार करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो है वो लोग अपने फर्म का नाम देते हैं कि उनके फर्म का नाम क्या होगा। फर्म का नाम देने के लिए किसी प्रकार की ऐसी चीज़ों का, ऐसे नामों का यूज़ नहीं हो सकता जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हो या पेट्रोनेज ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, जैसे कि क्राउन, इम्पीरियल, स्टेट, किंग, क्वीन, रॉयल, एम्परर, एम्प्रेस, पार्लियामेंट।
ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हैं। और कोई ऐसा नाम भी नहीं होना चाहिए जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है किसी दूसरे फर्म के नाम से, तो उसको भी हमें नहीं देना है। तो इन बातों का ख्याल रखना है। और पार्टनरशिप जो फर्म है उसका जो एड्रेस होता है, जो रजिस्टर्ड ऑफिस है कहाँ पे है, तो वो सारी चीज़ें पार्टनरशिप में रखनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स का नेम और एड्रेस उसमें होना चाहिए कि पार्टनर्स कहाँ का घर कहाँ पे है, कहाँ रहते हैं, तो उनका फुल एड्रेस पार्टनरशिप डीड में होनी चाहिए। और फिर है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप कितने दिनों तक रहेगी, कितने ईयर्स तक रहेगी, पर्टिकुलर पार्टनरशिप है या स्पेसिफाइड पार्टनरशिप है, तो वो सारी जो पॉइंट्स हैं वो सब उनको अपनी पार्टनरशिप डीड में देने पड़ेंगे। फिर है नेम एंड स्कोप ऑफ फर्म्स बिजनेस, कि उनका जो बिज़नेस है वो कहाँ तक है, उसका स्कोप कहाँ तक है, कि वो लोकल सिटी में ही अपना बिज़नेस करेंगे या फिर उसको अपने स्टेट से बाहर लेके जाएंगे, स्टेट से आगे भी काम कर रहे हैं, या फिर नेशनल बिज़नेस है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी वो कर रहे हैं, किन किन देशों से बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो सारे अपने स्कोप्स को पार्टनरशिप डीड में देंगे। फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स बाई कैपिटल बाई पार्टनर्स, कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स ने कितनी कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है, तो वो सभी उनकी कैपिटल्स के बारे में उसमें डिस्कस होना चाहिए, उल्लेख होना चाहिए कि पार्टनर्स लोगों ने कितनी कितनी कैपिटल उसमें इन्वेस्ट की है, कि ए ने कितनी इन्वेस्ट करी है, बी ने कितनी इन्वेस्ट करी है, सी ने कितनी इन्वेस्ट करी है, तो वो सारी कैपिटल्स के बारे में उल्लेख उसमें होना चाहिए। और प्रॉफिट लॉस रेशो उसमें होना चाहिए कि पार्टनर्स जो हैं किस रेशो में अपना प्रॉफिट रेशो बांट रहे हैं, लॉस बांट रहे हैं। अगर डीड नहीं है तब उस केस में तो पार्टनर्स इक्वली अपना प्रॉफिट लॉस बांट लेते हैं, और अगर डीड बना रखी है और उसमें अगर उन्होंने रेशो को डिफाइन कर रखा है तो उसी रेशो में उनको अपना प्रॉफिट लॉस रेशो बांटना है। अगर 3 पार्टनर्स हैं और उन्होंने अपना रेशो 3:1 का रखा है, तो थर्ड पार्ट तो यानी कि जो आधा पार्ट है वो ए को जाएगा और सेकंड पार्ट बी को जाएगा और 1 पार्ट जो है वो सी को जाएगा। तो इस तरीके से लोग अपने शेयर को बांटते हैं। और फिर उसके बाद कमीशन एंड सैलरीज की बात होनी चाहिए कि पार्टनर्स अपने सेल पे कितना कमीशन लेते हैं और कितनी सैलरी लेते हैं, कितना बोनस लेते हैं, तो ये सारा उसमें कमीशन का इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें उसमें पार्टनरशिप डीड में रहेंगी। लोन्स टू एंड बाई पार्टनर्स अगर फर्म को लोन देते हैं तो वो लोन की कितनी लिमिट उसमें होगी, वो उसमें होनी चाहिए, कितना परसेंट ऑफ इंटरेस्ट वो लोग लेंगे, अगर फर्म से वो लोन लेते हैं तो कितना इंटरेस्ट ऑफ लोन वो उनको देना पड़ेगा। अगर डीड साइलेंट रहती है तो उस केस में 6% इंटरेस्ट पार्टनर्स को मिलता है, या अगर लेते हैं तो उनको देना पड़ता है। और अगर डीड बना रखी है तो जो इंटरेस्ट उन्होंने डिफाइन कर रखी है उतना इंटरेस्ट ही उनको जो है मिलेगा। फिर है नेक्स्ट पॉइंट ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन इट। ड्राइंग्स और इंटरेस्ट यानी कि पार्टनर्स ने कितनी ड्राइंग करी है फर्म से, तो उस ड्राइंग्स कितनी लिमिट है, कितनी लिमिट तक वो ड्राइंग कर सकते हैं, और उस ड्राइंग्स के ऊपर कितना इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ेगा। और फिर है ऑडिट। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को अपनी बुक्स का ऑडिट करवाना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट की नज़र रहती है सभी फर्म्स पे, तो उनको अपनी ऑडिट के लिए क्या प्रोसीजर है वो उसमें डिफाइन करना पड़ेगा कि उनको अपनी ऑडिट कब कब करवानी है, साल में कितनी बार ऑडिट करवानी है, और क्या प्रोसेस रहेगा ऑडिट का, वो सब उसमें रहेगा। और फिर है राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स, कि पार्टनर्स की ड्यूटीज़, पार्टनर्स के राइट्स, पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन सभी के बारे में पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिक रूप से उल्लेख होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए कि पार्टनर्स के राइट्स क्या रहेंगे, पार्टनर्स की ड्यूटीज़ क्या हैं, पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में होनी चाहिए। और एडमिशन रिटायरमेंट के बारे में सब बातें होनी चाहिए स्पेसिफिक, कि पार्टनरशिप फर्म में अगर किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो क्या क्या प्रोसीजर के वे में होना चाहिए, किस प्रोसीजर से कोई पार्टनर को एडमिट करना चाहिए, और अगर रिटायरमेंट हो रहा है तो रिटायरमेंट अगर हो रहा है तो किस प्रोसेस से वो रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट होने के लिए क्या क्या प्रोसेस उसको फुलफ़िल करनी है, पार्टनर्स को फुलफ़िल करनी है, उसके लिए कितने शेयर में उसको उसका सारा कैपिटल और जो भी शेयर उसका बनता है वो उसको देना है। तो ये सारी बातें पार्टनरशिप डीड में उल्लेख होना चाहिए इसका। और वैल्यूशन ऑफ गुडविल का वैल्यूशन किस आधार पे होगा, ठीक है, उसका वैल्यूशन कैसे करेंगे पार्टनर्स, स्पेशली फर्म का जो गुडविल का जो वैल्यूशन होता है जब वो किसी पार्टनर का जब एडमिशन होता है या फिर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तब किया जाता है। तो कैसे करेंगे, किस थ्रू करेंगे, जब पार्टनर एडमिट हो रहा है तो कैसे होगा, रिटायर हो रहा है तो कैसे होगा, तो ये सारा गुडविल वैल्यूशन का जो मेथड है वो उसमें ज़रूर होना चाहिए। और फिर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो जो डीड है उसमें डिसोल्यूशन के फर्म डिसॉल्व अगर होगी, यानी कि पार्टनरशिप जब बंद होगी तो किस आधार पे होगी,
वो सारे सर्कमस्टेंसेस पार्टनरशिप डीड में होने चाहिए। यानी कि पार्टनरशिप कब बंद हो जा रही है, कब बंद होगी, किस वजह से बंद होगी, तो वो सारी बातें पार्टनरशिप में होनी चाहिए, डीड में होनी चाहिए। और डेथ ऑफ ए पार्टनर एंड सक्सेशन, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद जो उसका सक्सेसर होगा, जो उसका एग्जीक्यूटर होगा, या तो उसको पार्टनरशिप में एडमिट करेंगे, किस आधार पे करेंगे ये उसके बारे में उल्लेख होना चाहिए। और पार्टनर्स के डेथ होने के बाद तो उसका जो भी शेयर फर्म में है पार्टनर्स का, वो सारा शेयर उसके सक्सेसर को, उसके एग्जीक्यूटर को किस आधार पे दिया जाएगा। यानी कि उसके एग्जीक्यूटर को उसी कैपिटल के साथ साथ क्या क्या मिलेगा, उसके पार्टनर की सैलरी जितने दिन तक वो काम किया था वो उसको मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कितना मिलेगा, और उसका कमीशन वमीशन, अगर कोई उसने लोन वोन लिया था तो कि लोन पे उसको लोन कितना मिलेगा, उसका इंटरेस्ट उसको कितना मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें, कोई रिज़र्व अगर है फर्म में तो रिज़र्व में उसको कितना शेयर मिलेगा, तो सारी चीज़ों का उल्लेख पार्टनरशिप डीड में ज़रूर होना चाहिए। और फिर इसमें जो है वायलेशन ऑफ पार्टनरशिप रूल्स, अगर कोई पार्टनरशिप के रूल्स को ब्रेक करता है, डीड को ब्रेक करता है, तो उसके ऊपर पार्टनर्स के ऊपर क्या लायबिलिटी बनती है, क्या पेनल्टी बनती है, तो उन सब के बारे में डीड में सारी बातें मेंशन होनी चाहिए। और फिर है आर्बिट्रेशन क्लॉज जो होता है उसमें ये रहता है कि अगर जैसे भविष्य में अगर कोई विवाद होता है, पार्टनर्स के बीच में कोई मतभेद होता है, तो उसके लिए अगर किसी प्रकार की अगर मीडिएटर की, मध्यस्थ की नियुक्ति होगी या फिर नहीं होगी। अगर होती है नियुक्ति तो किस प्रकार ऐसी नियुक्ति की जा सकेगी, और जो मीडिएटर होगा, जो मध्यस्थ होगा, जो उनके जो विवाद होंगे उनको निपटाएगा, तो उसके अधिकार क्या होंगे, तो इसका उल्लेख उसमें ज़रूर होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में ज़रूर होनी चाहिए, और तभी जाके एक पार्टनरशिप जो है आगे होती है। तो यही पार्टनरशिप डीड है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब ये लास्ट पॉइंट है इसका कि फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। अगर पार्टनरशिप को वैसे हम रजिस्ट्रेशन करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं, लेकिन बस ये है कि रजिस्ट्रेशन अगर आप नहीं कराएंगे पार्टनरशिप को तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। यानी कि कानून और इंडियन लॉ उसको फिर वैलिड नहीं मानेगा। बाद में अगर किसी प्रकार की पार्टनर्स के बीच में अगर मतभेद होते हैं, कोई बाहर की पार्टी के संग अगर कोई मतभेद होता है, विवाद होता है, तो कोर्ट उसके लिए किसी प्रकार का क्लेम देने के लिए या पार्टनर्स का क्लेम देने के लिए लायबल नहीं माने जाएंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ना हो पाने की वजह से पार्टनर्स का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं माना जाएगा, फर्म का कोई एग्जिस्टेंस नहीं माना जाएगा, तो इसी वजह से पार्टनरशिप वैलिड नहीं मानी जाती। तो रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसीजर क्या है, कैसे कराते हैं रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको जो रजिस्ट्रार होता है उनके पास जाना होता है, वहाँ पे फॉर्म होता है, उस फॉर्म को भरना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए। और फॉर्म भरने के बाद जो पार्टनरशिप डीड होती है तो उसके अनुसार फॉर्म में सब बातें लिखी रहती हैं कि फ़र्म का नाम क्या होगा, फ़र्म का बिज़नेस क्या होगा, किस बिज़नेस में फ़र्म काम करेगी, उसका हेड ऑफिस वगैरह उसमें रहेगा, फ़र्म का जो है कहाँ कहाँ उसका ऑफिस है, किस किस जगह में, किस किस शहरों में उसका ऑफिस है, और पार्टनर्स का फुल नेम और एड्रेस रहेगा, और पार्टनर्स की जो डेट ऑफ एंट्री है, कब कब उन्होंने फर्म में एडमिट हुए थे, उन सब के बारे में उसमें रहता है। और फर्म का पीरियड रहेगा कि फ़र्म कितने दिन तक चलेगी, कब तक है, और उसके साथ साथ सभी पार्टनर्स का सिग्नेचर होगा, उनके रिप्रेजेंटेटिव अगर हैं तो उनके संग होगा। तो ये सारी चीज़ें फुलफ़िल होंगी, फॉर्म्स भरे जाएंगे और रजिस्ट्रार को वो दे दिए जाते हैं। रजिस्ट्रार सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है, जांच पड़ताल करके, और फ़ीस लेके फॉर्म को रजिस्टर्ड कर देता है, उनको सर्टिफिकेट दे देता है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का, और उनकी फॉर्म उस दिन से स्टार्ट हो जाती है। तो ये है रजिस्ट्रेशन। और अगर रजिस्ट्रेशन के बाद भी अगर कोई अल्ट्रेशन करने हैं तो अल्ट्रेशन करने के लिए, अगर मान लीजिए पार्टनर्स अपने क्यों करते हैं अल्ट्रेशन, अगर पार्टनर्स अपने बिज़नेस का नाम चेंज करना चाहते हैं, या अपने बिज़नेस का जो है अपना जो है स्केल या अपना कोई एड्रेस वगैरह में चेंजेस करना चाहते हैं, तो उस केस में अल्ट्रेशन होता है। बिज़नेस को अगर बंद करना पड़ जाए, ठीक है, तो बंद करने के केस में, या फिर अपने प्लेस को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, कहीं और देखना चाहते हैं, तो वो उस केस में अल्ट्रेशन कर सकते हैं। और कोई नया पार्टनर फर्म में अगर ज्वाइन हो रहा है, या किसी पार्टनर की डेथ हो जा रही है, तो रजिस्ट्रार के पास जाके हमें उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेंगी, और उस केस में जो है रजिस्ट्रेशंस में अल्ट्रेशन करने पड़ते हैं। और कोई माइनर पार्टनर अगर फर्म में इन्वॉल्व हो रहा है, आ रहा है, या फिर कोई माइनर अगर मेजर बन गया है, वो 18 साल से पूरा हो चुका है, मेजर में आ गया है, तो उसकी इन्फॉर्मेशंस हमें रजिस्ट्रार को देनी पड़ेंगी, तो उस केस में रजिस्ट्रेशन में अल्ट्रेशन करने पड़ते हैं। तो ये तो होगा अल्ट्रेशन की बात।
अब आती है नेक्स्ट बात, इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर पार्टनरशिप को आप रजिस्टर्ड नहीं करवाएं तो क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर देखिए, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं अपनी पार्टनरशिप फर्म का, तो उस केस में जो नुकसान होंगे वो सबसे पहले और नुकसान ये होगा कि नो पार्टनर कैन टेक एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर, कि कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर्स के खिलाफ किसी प्रकार का लीगल एक्शन नहीं ले सकता। ठीक है, उसके किए गए कोई भी काम पे, कोई भी एक्टिविटी पे अगर किसी प्रकार की अगर इलीगल या पेनल्टी बनती है तो उसके लिए कोई दूसरा पार्टनर जिम्मेदार नहीं होगा, वो उसके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकता। नो पार्टनर कैन इनिशिएट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म इन ऑर्डर टू गेट हिज राइट्स। ठीक है, कोई भी पार्टनर फर्म के अगेंस्ट प्रोसीडिंग नहीं कर सकता अपने राइट्स के लिए, क्योंकि फर्म को, ये पार्टनर का राइट होता है कि वो जो है किसी पार्टनर को क्लेम कर सकता है, फर्म को क्लेम कर सकता है, लेकिन अगर पार्टनरशिप नहीं है तो वो क्लेम करने का अधिकारी नहीं रहेगा। उसको जो लॉसेस हुए हैं वो उसको खुद से फेस करने पड़ेंगे, वो अपने लॉसेस को अपने उसके लिए क्लेम नहीं कर सकता। और फर्म 2 कैन नॉट स्टार्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी पार्टनर, ना ही फर्म किसी पार्टनर के लिए प्रोसीड कर सकती है। फर्म जो है किसी पार्टनर के लिए, उसके एक्शंस के लिए, उसकी एक्टिविटीज़ के लिए उसके ऊपर किसी प्रकार का विवाद नहीं कर सकती, क्लेम नहीं कर सकती। तो ये जो है रजिस्ट्रेशन नहीं कराने की वजह से होता है। और चौथी बात, फर्म कैन नॉट प्रोसीड अगेंस्ट अदर पार्टीज़। फर्म जो है किसी दूसरी बाहर की पार्टीज़ के ऊपर भी क्लेम नहीं कर सकती, ना ही उसके ऊपर प्रोसीड कर सकती है, क्योंकि फर्म का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है। तो इतने सारे नुकसान फर्म को होते हैं कि फर्म का कोई भी क्लेम्स नहीं बन सकते। और रजिस्ट्रेशन अगर करा लो तो क्या बेनिफिट्स होंगे। बेनिफिट्स बहुत हैं। सबसे पहला बेनिफिट, फर्म को क्या बेनिफिट होता है कि फर्म गेट्स द राइट ऑफ फाइलिंग ए केस अगेंस्ट एक्सटर्नल पार्टीज़ इन द कोर्ट। फर्म को ये अधिकार मिल जाता है कि वो बाहर की पार्टीज़, एक्सटर्नल पार्टीज़ के ऊपर केस फाइल कर सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट है बेनिफिट्स टू द पार्टनर्स को बेनिफिट होता है कि वो किसी दूसरे पार्टनर के खिलाफ या फिर फर्म के खिलाफ या किसी बाहर की पार्टी के खिलाफ क्लेम कर सकता है, उनके ऊपर जो है कोर्ट केस कर सकता है। तीसरा बेनिफिट टू इनकमिंग पार्टनर के लिए होता है। बेनिफिट ऑफ इनकमिंग पार्टनर, द इनकमिंग पार्टनर ऑफ ए रजिस्टर्ड फर्म इज़ कैपेबल ऑफ pleading of its rights while in case of non-registration of firm and he has to depend on the honesty of other partners। क्योंकि जो नया पार्टनर फर्म में आ रहा है, वो नया पार्टनर क्योंकि अभी फर्म के रूल से उनके उससे वो पता नहीं होता, उसको इतना जानकारी नहीं होती, तो अपने राइट से बाकी पार्टनर्स के ऊपर, फर्म के ऊपर क्लेम कर सकता है, एक्शंस कर सकता है। मान लीजिए नया पार्टनर को जब पता चलता है कि भाई उसके संग धोखा हो रहा है या फिर उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है और उसको शेयर्स नहीं दिए जा रहे प्रॉफिट्स में, या उसके ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा बता दी गई हैं और राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो अपने राइट्स के तहत दूसरे पार्टनरों के ख़िलाफ़ या फिर फर्म के ख़िलाफ़ केस फाइल कर सकता है। तो ये तभी होगा अगर रजिस्ट्रेशन फर्म का हो रखा है तभी। और बेनिफिट्स टू आउटगोइंग पार्टनर्स के लिए क्या होता है, जो आउटगोइंग पार्टनर्स हैं, दो केसेस में हो सकते हैं आउटगोइंग पार्टनर्स, या तो पार्टनर की डेथ हो जाए या फिर रिटायरमेंट हो जाए। जब पार्टनर की डेथ होगी तो फर्म का रजिस्टर्ड अगर है तो उसके सक्सेसर्स जो होंगे वो फर्म के ऊपर क्लेम कर सकते हैं उसके बैलेंस ऑफ शेयर्स के लिए, और अगर फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो सक्सेसर्स किसी प्रकार का क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे कि his successor are not responsible for his activities in the firm। ठीक है, जो पार्टनर्स हैं जो हैं उसके लिए किसी प्रकार का जो है, अगर उसकी गलत, उसके लिए किसी प्रकार का क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो पार्टनर्स जो हैं उसके सक्सेसर से बचने के लिए कोर्ट में एक पब्लिक नोटिस भी कर सकते हैं, पब्लिक नोटिस दे सकते हैं, जिससे वो उसके जो सक्सेसर्स हैं उससे बच सकते हैं अगर फर्म का रजिस्टर्ड है तो। और रिटायरमेंट के केस में अगर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है तो रिटायरिंग पार्टनर्स रिमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज ऑफ द फर्म सो लॉन्ग एज पब्लिक नोटिस अबाउट इस रिटायरमेंट इज नॉट इशूड, बट द रिटायरिंग पार्टनर ऑफ रजिस्टर्ड फर्म गेट्स रिड ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर गिविंग दिस इन्फॉर्मेशन टू द रजिस्ट्रार विच इज़ नोटेड डाउन इन द रजिस्ट्रार। ठीक है, फर्म में अगर पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है तो रिटायरमेंट के केस में उसकी एक्टिविटीज़ के लिए वो पूरी तरह से ज़िम्मेदार होता है। वो फर्म भले ही छोड़ दे लेकिन उसकी एक्टिविटीज़ के लिए बाकी पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं माने जाएंगे, वो भी रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। तो जो है, अगर बाकी पार्टनर्स फर्म में रजिस्ट्रार में जाकर कंप्लेन कर देते हैं कि ये फर्म से रिटायर हो चुका है ये पर्सन, लेकिन ये इसकी एक्टिविटीज़ जो हैं इसकी वजह से यही ज़िम्मेदार होगा, तो रजिस्ट्रार जो है और जो पार्टनर्स हैं वो उसके खिलाफ़ भी केस फाइल कर सकते हैं, और जो भी हर्जाना होगा, जो भी क्लेम जो भी होगा वो रिटायरिंग पार्टनर ही पे करेगा या फिर जो उसके घर वाले होंगे वो पे करेंगे।
तो लेकिन अगर रजिस्टर्ड नहीं हो फर्म तो ये सब करने का कोई अधिकार उनको नहीं मिलेगा। वो सभी पार्टनर्स में लेवल माने जाएंगे, लेकिन फर्म रजिस्टर्ड है तो जो है वो रिटायरमेंट के जो रिटायरिंग पार्टनर हैं उसके लिए वो लेवल नहीं माने जाएंगे। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म के। फर्म रजिस्टर्ड होगी तो ये बेनिफिट्स मिलेंगे, रजिस्टर्ड नहीं होगी तो फर्म को बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो आई होप आपको ये पार्टनरशिप चैप्टर समझ में आया होगा। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे पर्सनल मैसेज करें। मैं एक टाइप्स ऑफ पार्टनर का और माइनर पार्टनर के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बाद में बनाऊंगा। अभी फ़िलहाल मैंने इतना ही बताया है। तो आपको जो भी अच्छा लगा इसके लिए मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सो दैट्स फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।